क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स। तो इंतज़ार किस बात का? प्ले दबाइए। ये कहानी शुरू होती है एक रीबर्थ गर्ल के रिवेंज से। अगर आपको ये नॉवल पसंद आए तो कमेंट करें। शाम को जिया शिगे घर वापस लौटी और उसने पाया कि जिया हुईन और अन्य लोग पहले ही घर लौट चुके थे। दादी लियो ने जिया परिवार को बताया कि जिया शिगे ने स्कूल जिले वाला घर बेचकर एक नया घर खरीद लिया है, और जिया परिवार यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनके अनुपस्थित रहने के कुछ ही दिनों में जिया शिगे ने बिना कुछ कहे इतने सारे महान कार्य कर दिए थे। शिया शिगे ने उन्हें समझाया, अगले महीने की शुरुआत में एक बवंडर आएगा। इस बवंडर से सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके को होगा। तब यहाँ रहना बहुत खतरनाक होगा। हम यहाँ नहीं रह सकते। क्या ये सच है? यहाँ बवंडर कैसे आ सकता है? मौसम पूर्वानुमान में तो इसका जिक्र ही नहीं था। जिया हुईन ने कुछ उलझन में पूछा। शिया शिगे का हालिया व्यवहार बेहद असामान्य है। उसने जमीन और घर बेच दिया है। हालांकि शिया हुईन को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है, फिर भी वह कुछ हद तक चिंतित है। माँ, मौसम विभाग के मेरे वैज्ञानिक ने मुझे बताया है कि देश इस महीने के अंत तक पूर्व चेतावनी जारी कर देगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस इंतजार कीजिए, जिया शिगे ने गंभीरता से जवाब दिया। सुन युएगुई ने यह भी कहा, बड़ी बहन शीगे ने पहले भी भूस्खलन की भविष्यवाणी की थी, इसलिए इस बार भी यह सही होनी चाहिए। हम इस पर विश्वास करना बेहतर समझते हैं, इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि शिया हुईन थोड़ी हिचकिचा रही थी, फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दी। मेरे चाचा और दादी ने कुछ नहीं कहा। जब से जिया शिगे ने भूस्खलन की भविष्यवाणी की थी, तब से वे अनजाने में ही जिया शिगे के फैसलों पर भरोसा करने लगे थे। शाम को परिवार एक शानदार रात्रिभोज के लिए एकत्रित हुआ। भोजन की मेज पर चाचा और चाची ने जिया शिगे को जिया जियान की अपनी यात्रा के बारे में बताया। तुम्हारा चचेरा भाई बेकन और सॉसेज देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे हमारे कुछ प्रोसेस्ड मीट खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। उन्होंने मेरे द्वारा उनके लिए खरीदे गए जापानी उत्पादों के लिए धन्यवाद भी कहा। वे सभी छात्रावास में बहुत ही उपयोगी चीजें थीं। आपके चचेरे भाई ने यह भी कहा कि वह आपको याद करता है और लंबी छुट्टी मिलने पर घर आएगा। ये सुनकर शिया शिगे को थोड़ी राहत मिली। उसने मन बना लिया कि उसे इस जीवन में अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीना है। जब वे रात को सोने गए तो जिया हुईन ने जिया शिगे को एक तरफ खींचकर पूछा, शिगे, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? शिया शिगे ने शिया हुईन को गले लगाया और प्यार से कहा, माँ, मुझे बहुत सी बातें पता चली हैं जिन्हें मैं अभी समझा नहीं सकती। कल जब हम चले जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। शिया हुईन जानती थी कि शिया शिगे को कुछ समझ आ गया है, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। वह कुछ देर चुप रही और फिर बोली, मैंने तुम्हारी दादी लियू से सुना है कि ली यादोंग ने तुमसे संपर्क किया है। ये सुनकर शिया शिगे ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा और ली यादोंग की कही हुई बात को शिया हुईन से दोहराया, विशेष रूप से घर को पहले ली याओजू के नाम करने और उसे ली याओजू को किराया चुकाने के लिए कहने वाली बात को। ये सुनकर शिया हुईन का चेहरा पीला पड़ गया। जब शिया हुईन और ली यादोंग की शादी हुई तब ली परिवार बहुत गरीब था। ली यादोंग डरपोक था और पैसे नहीं कमा सकता था, इसलिए शिया हुईन को परिवार का भरण पोषण करने के लिए लंच बॉक्स बेचने पड़ते थे। शिया हुईन के प्रबंधन में ली परिवार दिन ब दिन समृद्ध होता गया। उन्होंने काउंटी में एक घर भी खरीदा और ऐसा करने वाला गांव का पहला परिवार बन गया। एक ग्रामीण कस्बे में घर खरीदने के बाद ली याडोंग ने जिया हुईन से बार बार पैसे उधार लेना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वह एक व्यवसाय शुरू कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह उस पैसे का इस्तेमाल अपनी प्रेमिका कियाओ नाना का भरण पोषण करने के लिए कर रहा था। 2 साल के भीतर कियाओ नाना ने ली यादोंग के लिए एक बेटी को जन्म दिया और ली यादोंग ने कियाओ नाना के प्रति अपने शाश्वत प्रेम को दर्शाने के लिए उसका नाम ली एकियाओ रखा। 2 साल बाद ली यादोंग और कियाओ नाना के बेटे ली याओजू का जन्म हुआ। उसके दादा दादी बेहद खुश हुए और उन्होंने तुरंत ली यादोंग से कियाओ नाना को घर ले जाने के लिए कहा। और इन सभी वर्षों में जिया हुईन को इस परिवार द्वारा अंधेरे में रखा गया है। तलाक के कई वर्षों बाद भी जिया हुईन ने दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं की। उसने जिया शिगे का उपनाम बदलकर अपने मायके में अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी के साथ रहने लगी। अप्रत्याशित रूप से तलाक के कई वर्षों बाद भी ली यादोंग का परिवार उसके खिलाफ साजिश रचकर उसका घर हड़पना चाहता था। शिया हुईन इस परिवार को तहस नहस करना चाहती थी। माँ, चिंता मत करो, ली यादोंग और कियाओ नाना का जीवन अच्छा नहीं होगा। जिया शिगे ने अपनी माँ को फिर से प्यार से गले लगाया। शिया शिगे को याद आया कि ली यादोंग और कियाओ नाना जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में था। भले ही वे शुरुआती दौर में भीषण गर्मी और ठंड से बच गए हों, बाढ़ आने पर वे बेघर हो जाएंगे। ली यादोंग ने शिया हुईन से जिस घर का हिसाब लिया था वह अब टिकाऊ नहीं रह पाएगा। ये सोचते सोचते माँ और बेटी एक साथ सो गई। 7 तारीख की सुबह तड़के जिया परिवार ने फिर से सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी से संपर्क किया। पिछली बार के अनुभव के आधार पर इस बार सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया काफी तेज रही। जब कुछ लोग अपना सामान लगभग समेट चुके थे तभी उन्होंने बाई कियान कियान और हान युआन को आते देखा। बाई कियान कियान ने हान युआन से बात करते हुए कमरे में चारों ओर देखा और कहा, युआन, मैं बेडरूम की खिड़कियों को फर्श से छत तक की खिड़कियों से बदलना चाहती हूँ और लिविंग रूम की सजावट का स्टाइल भी बदलना चाहती हूँ। मैं क्रीम रंग का एक छोटा सा सफेद सोफा खरीदना चाहती हूँ और डाइनिंग टेबल और कुर्सियों को भी क्रीम सफेद रंग में बदलना चाहती हूँ। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और 40 लाख युआन के लालच में उसने उसे याद दिलाया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पहले फर्श से छत तक की खिड़कियों को मत बदलो। बाई कियान कियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत रोने का नाटक करते हुए बोली, सीनियर शिया, क्या आप मुझ पर हंसेंगे? क्या आपको अब भी इस बात का मलाल है कि मैंने युआन का प्यार चुरा लिया? ये देखकर हान युआन ने भी भौहें चढ़ा ली और कहा, शिया शिगे, बाई कियान कियान शहर की लड़की है और उसने कला की पढ़ाई की है। उसकी सजावट की कला तुमसे कहीं बेहतर होगी। उस मनहूस आदमी को मीठी बातों से मनाना वाकई बहुत मुश्किल है। शिया शिगे ने तुरंत दूसरों के भाग्य का सम्मान करने का निर्णय लिया। बाई कियान कियान ने शिया शिगे की ओर देखा, फिर अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और शर्माते हुए मुस्कुराई और शिया शिगे से कहा, सीनियर शिया, मैं गर्भवती हूँ। शिया शिगे और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। इसका उससे क्या लेना देना था? भले ही अतीत में हमारे बीच कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हों, फिर भी हम सहपाठी हैं। अब जब मैं गर्भवती हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आप युआन को और परेशान नहीं करेंगे। बाई कियान कियान ने आगे कहा,
इसके अलावा युआन ने कहा है कि उसे केवल सौम्य महिलाएं ही पसंद है। मेरे बिना भी आप और युआन खुश नहीं रह पाएंगे। शिया शिगे मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं कभी कचरा रिसाइकल नहीं करती। मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। मैं तुम्हें खुशियां देना चाहती हूँ। हान युआन ने जिया शिगे को जाते हुए देखा। वह असमंजस में था, लेकिन जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इस घर ने उसके परिवार की सारी दौलत खत्म कर दी थी और इसी घर ने उसे और बाई की आन को एक दूसरे से बांध दिया था। शिया परिवार ने सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी को इतनी दूर सिंधु कम्युनिटी तक पहुंचाया। जब शिया शिगे विला के सामने कार से उतरी तो उन्होंने शियाओ हे को निर्माण कार्य की देखरेख करते देखा। उन्होंने हाथ में एक लाल लिफाफा पकड़ा हुआ था और मुस्कुराते हुए कहा, शियाओ हे, आपने बहुत मेहनत की। मेरा परिवार वापस आ गया है, अब आप आराम कर सकते हैं। ये लाल लिफाफा आपकी मेहनत का इनाम है। इन 2 दिनों के लिए धन्यवाद। श्रीमती शिया, आप बहुत विनम्र हैं। मैं इसे निसंकोच स्वीकार करता हूँ। भविष्य में यदि आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें। शियाओ हे ने लाल लिफाफा लिया, हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। यह विला कितना बड़ा है? ये कितने वर्ग मीटर का है? सन युएगुई ने विला को देखते हुए हैरानी से कहा। आंगन को बाढ़ से क्यों घेरा गया है? यह इतना सुंदर आंगन है, लेकिन यह बाढ़ से घिरा हुआ है और हम यहाँ सब्जियां भी नहीं उगा सकते, दादी ने कहा। बंद होने के बावजूद भी हम सब्जियां उगा सकते हैं। दादी, चलिए पहले घर के अंदर चलते हैं। जिया शिगे ने अपनी दादी और दादी लियू को घर के अंदर जाने में मदद की। मेरे चाचा ने डेकोरेटर को कुछ सिगरेट दी और उसके पीछे पीछे कमरे में चले गए। पहली मंजिल पर बैठक कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई और भंडार कक्ष है। इसके नीचे एक तहखाना भी है। दूसरी मंजिल पर 2 बड़े कमरे हैं जिनमें बालकनी भी है। दादी और दादी लियो इन्हीं कमरों में रहती है। दूसरी मंजिल से नीचे जाना भी सुविधाजनक है। शिया शिगे ने सबको जगह का परिचय देते हुए घुमाया और कहा, माँ, चाचा और चाची दूसरी या तीसरी मंजिल पर रह सकते हैं। वहाँ बहुत सारे खाली कमरे हैं। हमारा परिवार आने वाले समय में यहाँ लंबे समय तक रहेगा। चलिए इसे साफ कर लेते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई फर्नीचर कम तो नहीं है। मैं आपके लिए कुछ फर्नीचर खरीद लाऊंगी और हम इसे यथासंभव आरामदायक बना लेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जीवन में किसी विला में रहूंगी। सुन युएगुई ने उत्साह से चारों ओर देखा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके परिवार के लिए यहाँ लंबे समय तक रहना ठीक नहीं होगा। उसने कुछ दिनों तक यहाँ रहने और उपयुक्त घर मिलने के बाद यहाँ से चले जाने की योजना बनाई थी। चावल को 1 सप्ताह पहले उनके गृहनगर अनिवान पर्वत से पैक किया गया था और अब आखिरकार इसे अनपैक किया जा सकता है और यह फिर से दिन के उजाले को देख सकता है। क्योंकि विला को खूबसूरती से सजाया गया था और उसमें घरेलू सामान पूरी तरह से मौजूद था, इसलिए परिवार ने कुछ अनावश्यक वस्तुओं को भंडारण कक्ष में रख दिया। जब तक परिवार वाले आराम से बैठ पाए तब तक शाम हो चुकी थी और डेकोरेटर भी घर जा चुका था। खाने की मेज पर जिया शिगे ने अपने परिवार के सामने कबूल किया कि वह लू परिवार की जैविक बेटी है और उसने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। परिवार इतना सदमे में था कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या तुम भविष्य में अपने जैविक माता पिता के घर जाओगे? जिया गोचेंग ने हैरानी से पूछा। लू परिवार भी एक धनी परिवार है। जब किसी धनी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो उसकी देखभाल के लिए कई डॉक्टर, नर्स और दाइयां होती है। भला वे गलती से किसी दूसरी बेटी को कैसे ले जा सकते हैं? ये तो वाकई अजीब बात है, दादी लियो ने हैरानी से कहा। शिया हुईन कुछ नहीं बोली, वह थोड़ी उलझन में थी। जब उसने शिया शिगे को सड़क किनारे से उठाया तो शिया शिगे अभी भी एक छोटी सी गेंद जैसी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह धनी लू परिवार की बेटी है। अगर शिया शिगे लू परिवार को छोड़ना चाहती तो शिया हुईन जरूर उसका साथ देती। आखिर लू परिवार धनी था और शिया शिगे को बेहतर जीवन दे सकता था। लेकिन शिया शिगे उसकी इकलौती बेटी थी और अगर वह उसे छोड़ देती तो क्या यह उसके जीवन का अंत नहीं होता? शिया शिगे ने शिया हुईन को इतना उदास देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए शिया गोचेंग से कहा, नहीं चाचा, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। लू परिवार पिछले कुछ दिनों से मुझे वापस घर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वे मुझसे प्यार करते हैं। वे बस नहीं चाहते कि लू परिवार का बच्चा बाहर रहे। उन्हें मेरी परवाह नहीं है, उन्हें तो बस अपनी उस बेटी से प्यार है जिसे गलती से उनसे छीन लिया गया था। मैं उनसे कुछ दिन पहले मिला था, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता। उनकी बेटी जिसे गलती से वहां से ले जाया गया था व्यंग्यपूर्ण ढंग से मुझ पर निशाना साधने लगी। मेरे जैविक पिता ने भी मुझे डांटने में उसका साथ दिया। उनके बेटे ने तो मुझे गवार तक कह दिया। मुझे भी वे पसंद नहीं है। मेरे दिल में आप ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हैं। दादी ने शिया शिगे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। हमारे शिगे के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस घर पर ही रहेंगे। दादी के साथ कोई भी हमारे शिगे को परेशान नहीं कर सकता, दादी लियो ने आह भरते हुए कहा। हालांकि ऐसे कई पिता हैं जो एक कटोरी पानी भी नहीं संभाल सकते, लेकिन इस तरह का पक्षपाती पिता मिलना दुर्लभ है। जब परिवार शांत हुआ तो जिया शिगे ने कहा, चाचा, चाची, माँ, दादी, दादी लियो, लू परिवार के मामले महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वह है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी एक दोस्त मौसम विज्ञान विभाग में काम करती है। उसने मुझे बताया कि आने वाले समय में गंभीर मौसम संबंधी आपदाएं आएंगी। अनिवान पर्वत में हुआ भूस्खलन एक चेतावनी है। अप्रैल की शुरुआत में देशव्यापी बवंडर आएगा और अन्य अधिक गंभीर आपदाएं भी आएंगी, इसलिए हमें इस विला का नवीनीकरण करना होगा। चाचा, चाची, घर खरीदने और कहीं और जाने की जल्दी मत कीजिए। मुझे ठीक से नहीं पता कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं। अगर आप किसी प्रभावित इलाके में घर खरीद लेते हैं तो आपकी सारी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाएगी। चाची, मामा, मुझे पता है कि आप दूसरों को परेशान करना पसंद नहीं करते, लेकिन हम एक परिवार हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप सच में घर छोड़ना चाहते हैं तो मौसम सामान्य होने के बाद घर ढूंढने में देर नहीं होगी। उससे पहले आप यहीं आराम से रह सकते हैं। दादी और बाकी सबने भी सिर हिलाते हुए कहा, युएगुई, तुम लोग शांति से रहो। ये सुनकर मेरे चाचा और चाची ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि वे थोड़े असमंजस में थे, फिर भी उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। अगर शिया शिगे की बात सच है तो आजकल यूं ही घर खरीदना मुमकिन नहीं है। अगर आपने गलत जगह पर घर खरीदा तो आपकी जीवन भर की बचत का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद जिया शिगे ने जिया परिवार के साथ एक बैठक की और उन्हें विला के नवीनीकरण की योजना के बारे में विस्तार से बताया। परिवार ने फैसला किया कि कल से मेरे चाचा और रिश्तेदार घर के जीर्णोद्धार की देखरेख करेंगे, जबकि मेरी दादी और दादी लियो आंगन में कौन सी सब्जियां उगानी है इसकी योजना बनाएंगी और मेरी चाची सबसे पहले कपड़ा कारखाने में काम पर जाएंगी। रात को कमरे में लौटने के बाद जिया शिगे ने पीच ब्लॉसम स्पेस का जायजा लिया। खेत में गोभी काफी बढ़ गई थी, गन्ने पहले से काफी लंबे हो गए थे और मिर्च के पेड़ फल देने ही वाले थे।
श्रेया शिगे ने गोदाम से आज ही खरीदा हुआ मक्के का एक बोरा लिया, सब्जी के खेत से कुछ गन्ना काटा और प्रसंस्करण कार्यशाला में आया, जहां उसने सिस्टम के निर्देशों के अनुसार मशीनों को चलाकर मक्के को संसाधित किया। फीड मशीन में मक्का और गन्ना डालें और ऐड बटन दबाएं। सुको को व्यापक फीड जीतने पर हार्दिक बधाई। अब चारे की समस्या की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। श्रेया शिगे ने फार्म में बने चारे के बर्तनों को तैयार चारे से भर दिया। फार्म के जानवर खुशी खुशी खाने लगे, खासकर 10 छोटे सुअर के बच्चे, जिन्होंने ढेर सारा चारा चट कर दिया। 2 खरगोश गर्भवती हैं। ये सुनकर श्रेया शिगे बहुत खुश हुई। उसने सब्जी के बगीचे से एक और पत्ता गोभी तोड़ी और खरगोश को अलग से खाने के लिए दे दी। ये सब समाप्त करने के बाद जिया शिगे उस स्थान से बाहर निकल गया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सुन युएगुई काम पर चली गई। ने से कई दिनों की छुट्टी ले ली थी और अगर वह वापस नहीं जाती तो उसका मालिक असंतुष्ट हो जाता। श्रेया हुईन की तरह सन युएगुई भी एक ऐसी महिला है जिनमें पेशेवरता की प्रबल भावना है और वे काम के प्रति बहुत प्रेरित है। श्रेया गोचेंग और श्रेया हुईन घर के नवीनीकरण के लिए सजावट टीम की देखरेख कर रहे हैं। श्रेया शिगे ने उन्हें कल ही बता दिया था कि आगे और पीछे के आंगनों में बाड़ लगाई जाएगी, पीछे के बगीचे को धूप सेंकने के लिए कमरा बनाया जाएगा और आंगन में रेफ्रिजरेटर उपकरण लगाए जाएंगे। फोटोवोल्टिक पैनल अभी नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन स्थापना के लिए जगह आरक्षित करनी होगी और बवंडर गुजर जाने के बाद इन्हें स्थापित किया जा सकता है। दादी और दादी लियो आंगन में बैठकर इस बात पर चर्चा कर रही थी कि आंगन का उपयोग करने के लिए फसलें कैसे लगाई जाएं। श्रेया शिगे स्थानीय कपड़ों के थोक बाजार में गाड़ी चलाकर गई। अब परिवार में 6 लोग हैं। श्रेया शिगे ने कल सभी के कपड़ों के साइज के बारे में पूछा। उन्होंने पहले 6 लोगों के लिए पर्याप्त अंडरवियर खरीदे और फिर उनमें से प्रत्येक के लिए सर्दियों, गर्मियों, वसंत और पतझड़ के स्टाइल सहित कई सेट पजामा खरीदे। दूसरे साल एक लंबी और ठंडी बर्फीली रात थी और उसने ऊनी अंडरवियर और मिलिट्री कोट के 1 दर्जन से अधिक सेट खरीदे, जो सबसे गर्म चीजें थीं। दादी लियो और नानी की उम्र का ख्याल आते हुए श्रेया शिगे ने दांत पीसकर कुछ फर कोट खरीदे। इस तरह के फर कोट हवा और बर्फ से सबसे अच्छी तरह बचाव करते हैं। कहा जाता है कि ठंडे इलाकों में हर किसी के पास ऐसा एक कोट होता है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। एक कोट की कीमत हजारों युआन है और श्रेया शिगे का दिल दुख रहा था। टोपी, दस्ताने, ईएम्फ, चश्मे, इन चीजों के कुछ सेट खरीद ले ताकि अगर आपके परिवार को बर्फीले तूफान में भी बाहर जाना पड़े तो वे पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। विंड ब्रेकर भी आवश्यक है। अपने शासनकाल के तीसरे वर्ष में अम्लीय वर्षा के बारे में सोचते हुए जिया शिगे ने बड़ी संख्या में रेनकोट और रेन बूट खरीदे। दुकान मालिक इतना खुश हुआ कि उसे सुबह सुबह ही एक बड़ा ऑर्डर मिल गया और उसने जिया शिगे को 20% की छूट दी, जिससे कुल खर्च 200,000 युआन से अधिक हो गया। सारे कपड़े उस जगह पर रखने के बाद जिया शिगे शहर के हर दवाखाने में गाड़ी चलाकर गई। वह हर फार्मेसी से कुछ न कुछ दवाइयां खरीदती थी, जैसे कोई चींटी अपना घर बदलती है। दवाइयां भोजन से अलग होती हैं और उसे डर था कि अगर वह एक ही फार्मेसी से बड़ी मात्रा में दवाइयां खरीदेगी तो संदेह पैदा हो जाएगा। 6 घंटे तक घूमने के बाद उसने पहले ही बड़ी मात्रा में दवाइयां जमा कर ली थी, जिनमें अल्कोहल, जालीदार पट्टी, यूनान बयाओ, ज्वनाशक, पेट की दवा, एंटीबायोटिक्स, तुरंत असर करने वाली दिल की गोलियां, एलर्जी रोधी दवाएं, इंसुलिन, विटामिन आदि शामिल थीं। सौभाग्य से परिवार में किसी को भी कोई दीर्घकालिक बीमारी नहीं है और मेरी दादी और दादी लियू दोनों स्वस्थ हैं, इसलिए ये बुनियादी दवाएं पर्याप्त होनी चाहिए। दवाइयां खरीदने के बाद अगला काम था रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदना। जिया शिगे रोजमर्रा की जरूरतों के थोक बाजार में गई और उसने सैकड़ों डिब्बे टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर और वेट वाइप्स खरीदे। मैंने सैनिटरी नैपकिन और सैनिटरी पैड के कई 100 पैकेट भी खरीदे। उसे याद आया कि पिछली महामारी के दौरान विदेशों में टॉयलेट पेपर पूरी तरह से बिक गया था। आधुनिक लोगों का जीवन वास्तव में टॉयलेट पेपर से अविभाज्य है। फिर उसने कपड़े धोने का डिटर्जेंट, साबुन, शावर जेल, शैम्पू, बर्तन धोने का लिक्विड, टूथपेस्ट, टूथब्रश, तौलिए आदि खरीदे। भीषण गर्मी पड़ने पर बिजली की कमी के कारण कारखानों में उत्पादन बंद हो गया और बाजार में माल की भारी कमी हो गई। इन वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गईं और बाद में ये तुरंत ही स्टॉक से बाहर हो गईं। श्रेया शिगे ने इन सामानों को देखा और अचानक उसे याद आया कि ताओयुआन के गोदाम में अलमारियां थीं और उस जगह में रखी वस्तुओं को बड़े करीने से वर्गीकृत किया जा सकता था, लेकिन उसके घर में ऐसी कोई अलमारी नहीं थी। अगर चीजों को एक साथ ढेर करके रखा जाए तो उन्हें ले जाना बहुत असुविधाजनक होगा। ये सोचते हुए जिया शिगे ने अपना माथा पीट लिया, फर्नीचर बाजार गया, आसानी से स्थापित होने वाली कई अलमारियां खरीदी और उन सभी को उस जगह पर रख दिया। शाम हो चुकी थी जब श्रेया शिगे ने ये सब खरीद लिया। घर जाते समय वह फिर से एक फर्नीचर की दुकान पर रुका। उसने कई आग बुझाने वाली कुल्हाड़ियां और बहुउद्देशीय फावड़े खरीदे और 3 टूल बॉक्स खरीदे जिनमें सभी आवश्यक उपकरण थे। ये देखकर कि उसने बहुत सारा सामान खरीदा है, मालिक ने न केवल उसे छूट दी बल्कि उसे कुछ एंटी गैस स्प्रे और एक जीवन रक्षक सीटी भी दी। भंडार में मौजूद सामग्री की बढ़ती मात्रा को ध्यान में रखते हुए जिया शिगे ने दर्जनों अग्निशामक यंत्र खरीदे और प्रत्येक कमरे में एक रखने की तैयारी की। विला में अग्निशमन प्रणाली के खराब होने की स्थिति में इनका उपयोग जान बचाने के लिए किया जा सकता था। श्रेया शिगे ने खाते की शेष राशि देखी और पाया कि अभी भी 10 लाख से अधिक राशि शेष है। जब श्रेया शिगे घर लौटी तब तक अंधेरा हो चुका था। सुन युएगुई भी काम से लौट चुकी थी और परिवार श्रेया शिगे के साथ रात का खाना खाने का इंतजार कर रहा था। मेज सुगंधित व्यंजनों से भरी हुई थी, जिनमें स्ट्यूड बीफ, मछली के स्वाद वाला बैंगन, तला हुआ सलाद पत्ता, टमाटर और अंडा, ब्रेस्ड फिश और तले हुए झींगे शामिल थे। शिगे आखिरकार वापस आ गया है और आपके खाने का इंतजार कर रहा था। सुन युएगुई ने श्रेया शिगे को चावल का एक पूरा कटोरा परोसा। धन्यवाद चाची। जिया शिगे ने खुशी खुशी चावल लिए और कहा, माँ, चाचा, आज आपका काम कैसा चल रहा है? सजावट टीम ने कहा कि यह कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा और यह आपकी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा, श्रेया हुईन ने उत्तर दिया। तभी जिया शिगे को राहत महसूस हुई। तुम्हारी दादी लियू और मैंने इस बारे में बात की है। हम आगे और पीछे के आंगन में सब्जियां उगा सकते हैं। हम पीछे के आंगन में पानी जमा करने, सिंचाई करने और मछली पालने के लिए एक तालाब छोड़ देंगे। दादी भी सहमत हो गई। दादी, मैंने अभी बहुत सारे बीज खरीदे हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगी, श्रेया शिगे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात के खाने के बाद परिवार के सभी सदस्य टीवी के सामने इकट्ठा हो गए और टीवी देखने लगे, जबकि जिया शिगे तहखाने में चली गई। तहखाने में 4 खाली जगहें हैं। जिया शिगे ने सबसे बड़े कमरे में भोजन और दैनिक आवश्यकता की चीजें रखने की योजना बनाई है और उसके बगल वाले कमरे में कपड़े, दवाइयां और औजार रखने की योजना बनाई है। उसने सबसे पहले उस जगह से सभी सुविधाजनक स्टोरेज रैक निकाले और उन्हें समान रूप से और साफ सुथरे ढंग से स्थापित किया,
जिससे आने जाने के लिए पर्याप्त जगह बची रहे। फिर जिया शिगे ने सारा सामान निकाला और उसे शेल्फ पर रख दिया। करीने से पैक किए गए सामान को देखकर जिया शिगे संतुष्ट हो गई। शाम को जिया शिगे जानवरों को खाना खिलाने और चारा भरने के लिए उस जगह पर गई। सफेद बिल्ली कभी कभी खेत के जानवरों को आड़ू के फूलों के जंगल में छोड़ देती है। पहाड़ों पर मुर्गियों का एक झुंड इधर उधर दौड़ रहा है। ऐसा लगता है कि उनके मांस की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और अंडे देने की उनकी गति भी बढ़ गई है। बत्तख अंडे से रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही बत्तख के बच्चे निकल आएंगे। सोने से पहले जिया शिगे ने अपने फोन पर एक नजर डाली और पाया कि जुइलान ने उसे एक और संदेश भेजा था। जुइलान ने कहा कि जब वह आज लू सिक्सुए को एक लग्जरी स्टोर में ले गई तो लू सिक्सुए ने खुद जिया शिगे के लिए एक हार चुना, इस उम्मीद में कि वह घर पहुंचने पर उसे पहनाएगी। जुइलान के शब्दों में लू सिक्सुए की हठधर्मिता झलक रही थी और उसने आशा व्यक्त की कि जिया शिगे अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर लू सिक्सुए के साथ सद्भावपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। जिया शिगे ने तस्वीर खोली और उस पर नजर डाली। ये जी ब्रांड का एक नया उच्च गुणवत्ता वाला गहना था। जिया शिगे इस हार को जानती थी क्योंकि लू सिक्सुए ने अपने पिछले जन्म में इसे तोड़ दिया था और जिया शिगे पर जानबूझकर इसे तोड़ने का आरोप लगाया था। जुइलान ने निराशा से जिया शिगे से पूछा कि उसने लू सिक्सुए को क्यों निशाना बनाया। जिया शिगे ने काफी देर तक समझाया, लेकिन जुइलान को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिया शिगे को गुस्सा आया और उसने जुइलान के लिए डू नॉट डिस्टर्ब मैसेज फंक्शन चालू कर दिया। अगले दिन सप्ताहांत था और नाश्ते के बाद मेरी चाची ने टहलने जाने का सुझाव दिया। यहाँ ऑक्यूपेंसी रेट कम है और व्यावसायिक क्षेत्र में ज्यादा दुकानें नहीं हैं। जिया शिगे ने जवाब दिया। इसके अलावा उसके पास इधर उधर घूमने का समय नहीं था क्योंकि उसे आज भी सामान की आपूर्ति जारी रखनी थी। आज का हमारा विषय है आउटडोर उपकरण। जिया शिगे की साल के अंत में आई बाढ़ में मृत्यु हो गई। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मृत्यु के बाद क्या क्या आपदाएं घटी। ये सोचकर कि उसे भागना पड़ सकता है, जिया शिगे एक आउटडोर उपकरण की दुकान पर गया और एक हेलमेट, चश्मा, एक कंपास, एक दूरबीन और एक गैस मास्क खरीदा। उसने ढेर सारी वाटरप्रूफ माचिसें भी खरीदी। उसने लाइटर खरीदने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि पिछले जन्म में तापमान अधिक होने पर लाइटर फट जाते थे। यहाँ कई लकड़ी के चूल्हे और अल्कोहल से चलने वाले ईंधन भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग अत्यधिक ठंड और हिमपात के समय आपातकालीन बैकअप के रूप में किया जा सकता है। उसने बहुत सारी बैटरियां, पावर बैंक और बैटरी भी खरीदी। दुकान मालिक की सलाह पर जिया शिगे ने कई स्लीपिंग बैग, टेंट, लाइफ रिंग, लाइफ जैकेट और इन्फ्लेटेबल कैनो खरीदे। दुकान के क्लर्क ने देखा कि उसने बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं और उससे मजाक में कहा, क्या तुम प्यार के लिए भीख मांगने का नाटक कर रही हो। जिया शिगे ने अनायास ही पूछा, अगर सचमुच कोई प्रलयकारी बाढ़ आ जाए या कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए और पूरे शहर को भागना पड़े तो मुझे और क्या तैयारी करनी होगी। दुकान मालिक ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस स्थिति में हमें कम से कम एक आरवी और एक ऑफ रोड वाहन की आवश्यकता होगी। हम सड़क पर यूं ही भाग नहीं सकते, है ना। अगर बाढ़ आ जाए तो इस तरह की छोटी नाव काम नहीं आएगी, इसमें आसानी से रिसाव हो सकता है। हमें एक नौका का उपयोग करना होगा। ये सुनकर जिया शिगे ने बेबसी से आह भरी। उसके पास अभी भी 10 लाख युआन से अधिक थे और सबसे जरूरी चीजें, जनरेटर और पेट्रोल, अभी तक खरीदी नहीं गई थी। इन्हें खरीदने के बाद शायद उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे और विला के नवीनीकरण के लिए भी पैसे अलग रखने थे। आरवी और एसयूवी की तो बात ही छोड़िए, उसके पास आने जाने के लिए कार खरीदने के भी पैसे नहीं थे। आजकल वो किराए की कार से ही काम चला रही है। मेरे परिवार के पास एक कार हुआ करती थी जिसे मेरे चाचा ने खरीदा था, लेकिन वह कई साल पहले खरीदी गई थी। इस साल कार में खराबी आने लगी और 2 बार उसकी मरम्मत करानी पड़ी। मरम्मत का खर्च कार की खरीद कीमत से भी अधिक था। जब हम दूसरी जगह चले गए तो परिवार ने चुपचाप कार को भूस्खलन के हवाले कर दिया। दुकान मालिक ने जिया शिगे को सामान गाड़ी में रखने में मदद की। जिया शिगे गाड़ी में बैठी, हिसाब देखा और आह भरने लगी, मुझे और पैसे कहां से मिल सकते हैं। जब जिया शिगे संकट में थी तभी अचानक उसका फोन बज उठा। जिया शिगे ने फोन उठाया और देखा कि यह एक अपरिचित नंबर है। उसने उलझन में फोन उठाया और बोली, हेलो बहन, मैं हूं। फोन से लू सिक्सुए की आवाज आई और जिया शिगे एक तरह से सम्मोहन में था, मानो उसे फिर से उसके पिछले जीवन के नरक में घसीट लिया गया हो। जिया शिगे फोन रखने ही वाली थी। फोन मत काटो बहन, क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो। मानो लू सिक्सुए को पता हो कि जिया शिगे क्या करना चाहती है। उसने घबराकर कहा, माँ इन दिनों उदास है और उन्हें तुम्हारी चिंता सता रही है। लू सिक्सुए इन दिनों बहुत चिंतित है। उसे लग रहा है कि कहीं ये खबर जिया शिगे ने ही तो नहीं फैलाई। अब बाहर अफवाहें फैल रही हैं कि वह लू परिवार की जैविक बेटी नहीं है और उसकी पहचान अब छिपाई नहीं जा सकती। इसके अलावा जुइलान को अब हर दिन जिया शिगे की याद आती है। इस याद के कारण यह गारंटी देना मुश्किल है कि जुइलान का दिल जिया शिगे की ओर नहीं झुकेगा। ऐसा करने के बजाय बेहतर होगा कि जिया शिगे को वापस बुलाया जाए और इस फिल्टर को तोड़ा जाए। तब तक अगर मैं इसे कुछ बार डिजाइन कर लूं तो जुइलान और बाहर के लोग जिया शिगे से जरूर निराश हो जाएंगे। लू सिक्सुए ने समझाना जारी रखा, बहन, क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे माता पिता अनेवान पर्वत पर हुई घटना के लिए तुम्हें दोषी ठहराएंगे, इसलिए तुम वापस नहीं आना चाहती। चिंता मत करो। नहीं, जिया शिगे ने ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। क्या? लू सिक्सुए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा, अनेवान पर्वत की घटना की वजह से मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिया शिगे ने कहा, तो फिर तुम वापस क्यों नहीं आ जाती। बहन, माँ बहुत दुखी है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और माँ को फिर से निराश नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से वापस नहीं जाना चाहती। तुमने कहा था ना कि तुम जा सकती हो, तो फिर अभी भी यहाँ क्यों रुकी हो। इतना कहकर जिया शिगे ने फोन काट दिया। वह जनरेटर और पेट्रोल खरीदने के लिए भी जल्दी में थी और लू परिवार के साथ बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फोन रखने के बाद जिया शिगे जनरेटर बेचने में विशेषज्ञता रखने वाले एक स्थानीय ऊर्जा बाजार में गाड़ी चलाकर गए। वह एक दुकान में गई और बोली, बॉस, मैं एक आउटडोर कंपनी के लिए सामान खरीद रही हूँ। मुझे गैसोलीन जनरेटर और डीजल जनरेटर चाहिए, दोनों ही तरह के, उच्च शक्ति वाले और छोटे पोर्टेबल जनरेटर। नमस्कार, हमारे पास यहाँ 12,000 वॉट का उच्च शक्ति वाला गैसोलीन जनरेटर है जो सबसे उन्नत तकनीक और कम शोर वाला है। छोटे जनरेटर आमतौर पर 2 या 3 किलोवाट के होते हैं और इनका वजन केवल कुछ किलोग्राम होता है, जिसे ले जाना बहुत सुविधाजनक है। डीजल जनरेटर गैसोलीन जनरेटर की तुलना में अधिक महंगे होते हैं क्योंकि डीजल इंजन अधिक महंगे होते हैं, लेकिन वे अधिक ईंधन कुशल होते हैं और उनका जीवनकाल लंबा होता है।
अपने बॉस की सिफारिश पर जिया शिगे ने एक ही बार में 10 गैसोलीन जनरेटर और 10 डीजल जनरेटर खरीदे, जिनमें 10 किलोग्राम वजन वाले बड़े मॉडल और 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाले छोटे पोर्टेबल मॉडल शामिल थे। जब दुनिया का अंत होने वाला था, तब इन चीजों की कीमतें आसमान छू रही थीं। लू परिवार के पास पहले एक जनरेटर था, लेकिन बिजली कटौती के बाद 2 महीने के भीतर ही वह खराब हो गया। लू परिवार को दूसरा जनरेटर खरीदने में हजारों युआन खर्च करने पड़े। शिया शिगे को इन्हें ठीक करना नहीं आता था, लेकिन सौभाग्य से ये चीजें कम से कम 2000 युआन और ज्यादा से ज्यादा 10,000 युआन में मिल रही थी, इसलिए इन्हें ज्यादा रखने में कोई हर्ज नहीं था। अगर ये काम नहीं करते तो कुछ समय बाद जनरेटर की कीमत बढ़ने पर वो इन्हें बेचकर पैसे कमा सकता था। शिया शिगे ने अगले महीने की शुरुआत में आए बवंडर के बारे में सोचा। उसने सोचा कि क्या प्रलय के बाद के चरणों में और भी तेज हवाएं चलेंगी। उसने पूछा, क्या आपके पास पवन टरबाइन है? जी हाँ। 20 जनरेटर चालू करने के तुरंत बाद मालिक ने अपने प्रमुख ग्राहक जिया शिगे को बहुत महत्व दिया। मैं इस पवन सौर पूरक बिजली उत्पादन प्रणाली की अनुशंसा करता हूँ। यह सबसे उन्नत तकनीक है। इसमें 150 वॉट के 8 सौर पैनल और 400 वॉट के पवन टरबाइन शामिल हैं। मुझे पूरी तरह से पवन ऊर्जा चाहिए और मैं बाद में फोटोवोल्टिक पैनल भी खरीदूंगा। बॉस ने जिया शिगे को 1000 वॉट का 3 ब्लेड वाला पंखा खरीदने की सलाह दी। जिया शिगे ने 5 सेट ऑर्डर किए, जिनकी कुल कीमत 10,000 युआन थी। क्या आपके पास यहाँ फोटोवोल्टिक पैनल है? शिया शिगे ने पूछा। जी हाँ। बॉस के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। हमारे पास यहाँ अत्याधुनिक तकनीक है। एक 10,000 वॉट की यूनिट, जिसमें 8,000 वॉट की ऑल इन वन सोलर पावर यूनिट और 450 वॉट के उच्च दक्षता वाले सोलर पैनल के 8 सेट शामिल हैं। ये प्रतिदिन 14 डिग्री सेल्सियस बिजली उत्पन्न कर सकती है, जो दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त है। मुझे इनमें से 15 चाहिए। यह वाला थोड़ा महंगा है। हम आपको प्रति सेट 20,000 युआन की छूट देंगे। अंतिम समय में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिया शिगे ने दुकान में इन जनरेटरों का उपयोग और स्थापना करना सीखा। मालिक ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया और जनरेटरों को उसके ट्रक में लोड करने के लिए लोगों की व्यवस्था की। एक ट्रक में ढेर सारे जनरेटर भरे हुए थे और जिया शिगे ने उन सभी को ताओयुआन के गोदाम में पहुंचा दिया। अपने खाते में मौजूद राशि को देखकर शिया शिगे ने पेट्रोल और डीजल खरीदने की योजना बनाई। वह सबसे पहले बाओकाई बाजार गई और 30 लीटर के 600 खाली बैरल खरीदे, जिनमें से 300 बैरल में पेट्रोल और 300 बैरल में डीजल भरना था। डीजल ने यह भी कहा कि उसने कई स्टेशनों पर जाकर सारा डीजल खरीदा, लेकिन पेट्रोल मिलना मुश्किल था। जिया शिगे ने कई पेट्रोल पंपों से पूछा, लेकिन किसी ने भी पेट्रोल नहीं बेचा। शिया शिगे के पास 300 खाली बैरल को पहले उस जगह में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने ट्रक को पेट्रोल टैंक भरने के लिए चलाया और फिर टैंक में मौजूद पेट्रोल को खाली बैरल में पंप कर दिया। पंपिंग के बाद ट्रक में पेट्रोल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर जाएं और खाली बैरल के लिए जगह बनाने के लिए पंपिंग जारी रखें। ट्रक में एक बार में 180 लीटर तेल भरा जा सकता है। पकड़े जाने से बचने के लिए जिया शिगे शहर के लगभग हर पेट्रोल पंप पर गया और यहाँ तक कि नीचे स्थित काउंटी कस्बे के पेट्रोल पंपों पर भी गया। कुछ दिक्कतों के बाद जिया शिगे ने अंतरिक्ष टैंक में 9000 लीटर डीजल और 9000 लीटर गैसोलीन सफलतापूर्वक संग्रहित कर लिया, जो जनरेटर को कुछ समय तक बिजली देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। ये सब काम निपटाने के बाद जिया शिगे कुर्सी पर बैठ गई। अब उसने लगभग सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। उसने अपने बैंक कार्ड का बैलेंस चेक किया और पाया कि उसके पास अभी भी 6 लाख युआन से ज्यादा बचे हैं, जो घर की मरम्मत के लिए कारीगर की फीस चुकाने के लिए काफी होंगे। शिया शिगे ऑनलाइन ऋण नहीं लेना चाहती। संसाधनों का एकीकृत आवंटन करने के लिए सर्वनाश के बाद का पहला देश प्रत्येक निवासी और उद्यम की संपत्ति और देनदारियों की समान रूप से गणना करेगा और बड़ी संपत्ति और ऋण वाले परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पिछले जन्म में लू परिवार का विघटन हो गया था। बैंक के वाणिज्यिक ऋणों को चुकाने में असमर्थ होने के कारण उनकी लगभग सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई थीं। शिया शिगे ने आलस से अंगड़ाई ली। पिछले कुछ दिनों से उसका तनावग्रस्त मन आखिरकार शांत हो गया था। 6 लाख युआन का इस्तेमाल डेकोरेटर को अंतिम भुगतान करने के लिए किया गया था। अगर उसे कुछ भी गायब लगता तो वह समय रहते उसे ऑनलाइन खरीद सकती थी। ऑफ रोड वाहनों, नौकाओं और आरवी की बात करें तो अभी उनके बारे में मत सोचिए। जब आपके पास पैसे हों तब आप उन्हें खरीद सकते हैं। इसी दौरान एक और कॉल आई। जिया शिगे ने कॉलर आईडी देखी और वह लू सिमिंग थी। चूंकि सामान पहले से ही तैयार था, इसलिए जिया शिगे अच्छे मूड में थी और उसने सीधे फोन उठा लिया। यह क्या है? तुमने ही सिक्सुए को घर छोड़ने के लिए कहा था। शिया शिगे, तुम इतने नासमझ क्यों हो? अब सिक्सुए घर से भाग गई है और पूरा परिवार बहुत परेशान है। तुम्हें जल्दी से सिक्सुए को फोन करके उससे माफी मांगनी चाहिए और उसे घर वापस आने के लिए मनाना चाहिए। लू सिमिंग की आवाज में चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर सिक्सुए चली गई तो लू परिवार तुम्हें इस जन्म में कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि वह सजा की मांग करने के लिए एक सेना जुटाने आया है। लू सिमिंग का मूड खराब था और जिया शिगे तो और भी बदसूरत लग रही थी। तो कृपया मुझे माफ मत कीजिएगा। जिया शिगे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपकी बहन लापता हो जाए तो पुलिस को बुलाइए। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। इतना कहकर शिया शिगे ने फोन काट दिया। उसका मूड खराब था और वह घर जाने के लिए तैयार हो गई। सोंग परिवार का विला। लू सिक्सुए लू परिवार से भाग गई और फिर अपने मंगेतर सोंग युहान को खोजने के लिए सोंग परिवार के पास गई। उसने सोंग युहान के सामने कबूल किया कि उसे और शिया शिगे को गलती से ले जाया गया था। अब बाहरी दुनिया में ये चर्चा चल रही है कि लू परिवार की असली बेटी कोई और है और लू वो भी शिया शिगे को अपना बेटा मानने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आखिरकार सोंग परिवार को इन दोनों की पहचान पता चल ही जाएगी। किसी और की खिड़की का कागज तोड़ने का इंतजार करने के बजाय लू सिक्सुए ने सोचा कि उसके लिए खुद ही इस फोड़े को फोड़ना और निष्क्रिय स्थिति को सक्रिय स्थिति में बदलना बेहतर होगा। लू सिक्सुए ने किशोरावस्था में ही अपनी शादी की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई विकल्पों में से चुनाव किया और अनगिनत अमीर लड़कों को देखा। अंत में सोंग परिवार के सबसे बड़े बेटे सोंग युहान को चुना। सोंग युहान का परिवार संपन्न है। सोंग परिवार ने रियल एस्टेट के कारोबार से शुरुआत की थी, जो लू परिवार से कहीं अधिक समृद्ध है। सोंग युहान ने एक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह आकर्षक है और उनका स्वभाव शांत और नेक है। उन्होंने लू सिक्सुए का दिल जीतने में सफलता प्राप्त की। लू सिक्सुए ने सोंग युहान से मिलने के लिए हर संभव प्रयास किया, उससे जान पहचान बनाई और धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम विकसित किया। अपनी माँ जुइलान और पिता लूबो की मदद से उसने कुछ महीने पहले ही उनसे शादी कर ली। भावनात्मक रूप से वह सोंग युहान को धोखा नहीं देना चाहती। वह वास्तव में सोंग युहान को पसंद करती है। बौद्धिक रूप से वह ये भी भली भांति जानती थी कि चूंकि वह लू परिवार की जैविक पुत्री नहीं थी, इसलिए अब वह यह विवाह नहीं कर सकती थी।
यह विवाह उसके और शिया शिगे के लिए लू परिवार में प्रतिष्ठा हासिल करने का एक जरिया था। केवल अच्छे परिवार में विवाह करके ही लू परिवार उसे सम्मान की नजर से देख सकता था। ये सोचते हुए लू सिक्सुए धीरे से सोंग यूहान की बाहों में झुक गई, उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने दर्पण के सामने इस भाव का कई बार अभ्यास किया था और वह जानती थी कि इस कोण से लोग उस पर सबसे ज्यादा दया करेंगे। यूहान, यही सच है, मैं लू परिवार की जैविक पुत्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। चलो सगाई तोड़ देते हैं, तुम्हें सचमुच सोंग परिवार की जैविक पुत्री से ही शादी करनी चाहिए। सोंग यूहान खबर सुनकर अभी भी सदमे में था, लेकिन लू सिक्सुए के दयनीय चेहरे को देखकर उसने लू सिक्सुए को अपनी बाहों में भर लिया और उसे सांत्वना दी। हमारे माता पिता की सहमति से हमारी शादी हुई है, आप यूं ही किसी को कैसे बदल सकते हैं? क्या यह बेतुका नहीं है? इसके अलावा भले ही आप लू परिवार की जैविक बेटी न हो, लेकिन आपका पालन पोषण लू परिवार में ही हुआ है। आप और लू परिवार की जैविक बेटी में कोई अंतर नहीं है, खुद को कम मत समझिए। लू सिक्सुए ने सिर हिलाया और उसका गला रुंध गया। लेकिन यूहान, मैं तो अपने पिता को जानती तक नहीं, तुम्हारे माता पिता मुझे कैसे अपना सकते हैं? इसके अलावा हालांकि मेरी छोटी बहन गांव में पली बड़ी है, लेकिन वह लू परिवार की खून की रिश्तेदार है, केवल वही तुम्हारे लायक है। लू सिक्सुए का वर्णन सुनने के बाद सोंग यूहान को शिया शिगे से घृणा होने लगी। ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी लड़की की तुलना में लू परिवार में पली बड़ी और कुलीन स्वभाव वाली लू सिक्सुए पत्नी बनने के लिए अधिक उपयुक्त थी। सोंग यूहान ने सख्ती से कहा, सीजू, मैंने कहा था, चाहे लू परिवार की जैविक बेटी कोई भी हो, मैं तुम्हें ही अपनी बहू मानती हूँ और हमारा सोंग परिवार भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में ही स्वीकार करता है, यह नहीं बदलेगा। सोंग यूहान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, क्या आपको चिंता है कि अंकल लू और आंटी जो अपना मन बदल लेंगे? अगर ऐसा है तो मैं अपने माता पिता से लू परिवार से बात करने और उन्हें यह स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूँ कि सोंग परिवार केवल आपको ही मान्यता देता है। यह सुनकर लू सिक्सुए ने चैन की सांस ली, यही तो वह चाहती थी। लेकिन उसने शांत रहते हुए पूछा, पर मेरी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर है, अगर तुम उससे मिलोगे तो क्या तुम्हें मेरे साथ रहने का पछतावा होगा? नहीं, सोंग यूहान ने दृढ़ता से कहा, क्या आपको हम सबकी भावनाओं पर भरोसा नहीं है? अगर आपको चिंता है तो मैं अपने माता पिता से जल्द हमारी शादी करवाने के लिए कह दूंगी, ताकि आप निश्चिंत हो सकें। लू सिक्सुए आखिरकार मुस्कुराई। उसने अपने सामने खड़े अपने सुंदर और धनी मंगेतर को देखा, धीरे से अपनी आंखें बंद की और उसे प्यार से चूम लिया। सामान खरीदने के बाद जिया शिगे खुशी खुशी घर चली गई। जिया परिवार के बाकी सदस्य भी विला में व्यस्त थे। मेरे चाचा और माताजी अभी भी मरम्मत के काम की देखरेख कर रहे थे और समय समय पर मदद करने आते थे। आंगन में दादी लियो और मेरी नानी शिया शिगे द्वारा दिए गए बीजों से सब्जियां बो रही थीं। शिया शिगे तहखाने में आए। सबसे बड़ा खाली कमरा पहले से ही खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों से भरा हुआ था। वह दूसरे सबसे बड़े खाली कमरे की ओर चली। शिया शिगे ने कमरे के एक तरफ अलमारियों की कई पंक्तियां लगाईं और आज खरीदे गए कुछ बाहरी उपकरण निकालकर अलमारियों पर रख दिए। कमरे के दूसरी ओर विभिन्न आकारों के कई जनरेटर थे और उनमें से 20 से अधिक बैरल गैसोलीन और डीजल निकाले गए। शेष अभी भी ताओयुआन अंतरिक्ष गोदाम में रखा हुआ था। ये सब काम खत्म करने के बाद जिया शिगे कमरे में वापस लौटी, दरवाजा बंद किया और फिर से उस जगह में प्रवेश कर गई। खेत में फसलें अच्छी तरह से बढ़ रही थीं, इसलिए जिया शिगे ने ताओयुआन के जंगलों से कुछ बांस लिए, उन्हें उपयुक्त लंबाई के टुकड़ों में काटा, हरी फलियों और खीरे के लिए एक जाली बनाई और साधारण सिंचाई के लिए ताओयुआन धारा से पानी लिया। कुछ दिन पहले ताओयुआन के जंगल में लगाए गए फलों के पौधे सभी जीवित हैं और काफी लंबे हो गए हैं। शिया शिगे ने अपने चाचा द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार उनकी छटाई की। खेतों और जंगलों में अपना काम खत्म करने के बाद जिया शिगे ने गोदाम से मक्का और सोयाबीन का एक थैला लिया, कुछ गन्ने काटे और उन्हें पीसकर पशु आहार बनाने के लिए चक्की पर चले गए। शिया शिगे फार्म में चारा लेकर आई और उसने देखा कि मुर्गी खाने में कई मुर्गियों ने अंडे दिए थे और वे उन्हें सेने में व्यस्त थीं। बत्तखों ने अभी तक अंडे नहीं दिए थे और वे फार्म में बने तालाब में खुशी से खेल रही थीं। क्योंकि खरगोश गर्भवती थी, इसलिए जब उसने जिया शिगे को आते देखा तो वह बहुत सतर्क हो गई और घास के ढेर में दुबक गई और बाहर आने से इनकार कर दिया। वे छोटे सुअर काफी बड़े हो गए थे। जैसे ही शिया शिगे ने नांद में चारा डाला, वे उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। पीछे की तरफ मवेशियों के चरने का क्षेत्र था, जो एक बड़े घास के मैदान से जुड़ा हुआ था। वे आराम से घास चर रहे थे। जब उन्होंने जिया शिगे को चारा लेने आते देखा तो वे सभी आराम से उसके पास चले गए। शिया शिगे ने चारा पैक किया और प्रत्येक नांद में पानी भर दिया। उन्होंने गायों और भेड़ों के पिंजरों में समुद्री नमक के कुछ टुकड़े भी रख दिए। झांग लेई द्वारा भेजी गई जानकारी से उन्हें पता चला कि इन जानवरों को अतिरिक्त नमक की आवश्यकता है। जब शिया शिगे ने ये सब काम खत्म कर लिए तो वह और सफेद बिल्ली धीरे धीरे नदी के किनारे टहलने लगे। शिया शिगे ने दूर से आती सफेद धुंध को देखा और पूछा, सिस्टम, शेष स्थान अभी तक अनलॉक क्यों नहीं हुआ है? सफेद बिल्ली ने अपने पैरों के नीचे अपना शरीर हिलाया और जवाब दिया, मेजबान, पीछे की जगह को अनलॉक करने के लिए पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। यह सुनकर शिया शिगे स्तब्ध रह गया और वहीं अचंभित हो गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पिछले 2 दिनों में लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है। जिया शिगे ने रोते हुए कहा, मेरे पास अभी भी 6 लाख युआन से अधिक बचे हैं, क्या यह इसे अनलॉक करने के लिए पर्याप्त है? सफेद बिल्ली ने अपना सिर हिलाया, पर्याप्त नहीं। अगले अंतरिक्ष को अनलॉक करने के लिए कितने पैसे चाहिए? हालांकि जिया शिगे मन ही मन ऋण और अग्रिम उपभोग के घोर विरोधी थे, लेकिन अगर अंतर ज्यादा नहीं था तो अंतरिक्ष को अनलॉक करने के लिए उन्होंने पैसे उधार लेने का रास्ता खोजने का फैसला किया। सबसे बुरा यह होगा कि वे दुनिया के अंत से पहले कुछ सामान बेचकर देश की संपत्ति और देनदारियों की गणना होने से पहले ही पैसा चुका देंगे। 100 मिलियन। जिया शिगे, बस इतना ही। शिया शिगे निराशा में उस स्थान से चली गई। शिया शिगे निराश होकर कमरे में वापस गए, अपना फोन उठाया और देखा कि सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन ने उन्हें सामुदायिक समूह और विला समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस विला समूह के पास संपत्ति विकासकर्ताओं के लिए केवल विला क्षेत्र ही है। यह समूह बहुत शांत है और यहाँ बहुत कम लोग बात करते हैं। यह सामुदायिक समूह जिंदू समुदाय की सभी संपत्तियों के लिए है, जिसमें सामने का आवासीय क्षेत्र और पीछे का विला क्षेत्र शामिल है। इस समय समूह में कुछ लोग सामूहिक खरीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, जिससे माहौल काफी जीवंत है। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और एक संदेश छोड़ा जिसमें लिखा था, B16 ग्रीष्मकालीन समय। मैंने सुना है कि 2 या 3 सप्ताह में तेज हवाएं चलेंगी, इसलिए आप अपनी खिड़कियों को मजबूत कर लें और बालकनी से आसानी से गिरने वाली चीजों को हटा दें। संदेश भेजने के बाद जिया शिगे रसोई में इधर उधर घूमे और पाया कि वह बिल्कुल खाली थी। वहां केवल कुछ मसाले थे जो वह आते जाते समय बाहर लाए थे और अलमारियां भी खाली थीं।
शिया शिगे ने इस बारे में सोचा, कमरे से ढेर सारा खाना निकाला और उसे रसोई की अलमारी में भर दिया। भरी हुई अलमारी को देखकर शिया शिगे को काफी राहत मिली। अपना काम खत्म करने के बाद जिया शिगे ने कम्युनिटी ग्रुप चेक करने के लिए अपना फोन उठाया। हालांकि शिंदू कम्युनिटी बवंडर से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में नहीं थी, फिर भी वहां तेज हवाएं चल रही थी और ऊंची इमारतें अभी भी बेहद खतरनाक थीं। उसने शिंदू कम्युनिटी को एक आश्रय स्थल मानते हुए उम्मीद जताई कि कम्युनिटी में बुनियादी स्थिरता बनी रहेगी। जैसे ही जिया शिगे ने फोन उठाया, उसे पता चला कि एक अजनबी ने उसे दोस्त के रूप में जोड़ने का अनुरोध किया है। शिया शिगे ने सोचा कि वह मोहल्ले का ही कोई पड़ोसी होगा, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई, दूसरी पार्टी ने तुरंत उसे एक तस्वीर भेजी। जिया शिगे ने हैरानी में उस तस्वीर पर क्लिक किया और पाया कि वह समुद्र के नजारे वाले एक विला की तस्वीर थी। इस समय मेरी इस अच्छी सहेली ने संदेश भेजा, बहन, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हें वापस लाने के लिए मैं सचमुच जा सकती हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने लू परिवार छोड़ा, मेरे बड़े भाई और माँ मुझे फिर से ढूंढने आ गए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा इस परिवार की बेटी रहूंगी। क्योंकि मैं उस समय बहुत दुखी थी, इसलिए मेरे बड़े भाई ने मुझे सांत्वना देने के लिए समुद्र तट पर स्थित एक विला उपहार में दिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी छोटी बहन नाराज नहीं होगी। जिया शिगे। शिया शिगे ने सोचा, इससे मेरा क्या लेना देना है। शिया शिगे को अचानक कुछ सूझा। उसने लू सिक्सुए द्वारा दिए गए विला को ध्यान से देखा और अचानक हंस पड़ी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विला इतना परिचित लग रहा था। जिया शिगे ने पहचान लिया कि यह लू ग्रुप की प्रमुख निवेश परियोजना जिन्हाई सीसाइड रिसोर्ट थी। 2 सप्ताह में जमीन पर बवंडर आएगा और समुद्र तट पर चक्रवात और सुनामी आएगी। तब तक इस विला की तो बात ही छोड़िए, पूरा जिन्हाई समुद्री रिसोर्ट खंडहर में तब्दील हो चुका होगा। इसी परियोजना के कारण लू सीधे दिवालियापन के भंवर में फंस गए। शिया शिगे ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने कम्युनिटी ग्रुप में लॉग इन किया और देखा कि कई निवासी उसे जवाब दे रहे हैं। 12-1803 ट्रिपल ए ब्रदर बिल्डिंग मटेरियल्स डेकोरेशन एट B16 समर टाइम। क्या यह सच है? तो मुझे खिड़कियों को मजबूत करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। 3-1007 की 2 बच्चों की माँ। मैं भी। कुछ दिन पहले मेरे पति ने मेरी खिड़की तोड़ दी थी। अगर तेज हवा चली तो यह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगी। 2-1908 नारियल का पेड़। मेरा परिवार लंबे समय से खिड़कियों को अपग्रेड करना चाहता था, इसलिए इस बार हम उन्हें एक साथ बदल देते हैं। 4-2009 सिस्टनी एट B16 समर टाइम। यह असली है या नकली? क्या आप कोई सजावट कंपनी है जो चुपके से व्यापार हासिल करने के लिए घुसपैठ कर रही है? यह देखकर कि बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं, जिया शिगे ने राहत की सांस ली। सोंग परिवार का विला। जू इलान ने लू सिक्सुए को गले लगाया और लगातार रोते हुए कहा, जुए, तुमने अपनी माँ को इतना डरा दिया, तुम घर से कैसे भाग सकती हो? माँ, मुझे माफ करना। लू सिक्सुए का गला भर आया और उसने कहा, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि वह तभी मानेगी जब मैं चली जाऊंगी। मैं सच में नहीं चाहती कि माँ उसकी याद में दुखी हो। मैं माँ को खुश करना चाहती हूँ। नादान बच्ची, तुम हमेशा अपनी माँ के दिल में सबसे खास रहोगी। जो इलान ने सोचा, चूंकि अब शिया शिगे लू सिक्सुए को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए शिया शिगे को परिवार से विदा करने की योजना को टालना पड़ेगा। उसे डर था कि कहीं लू सिक्सुए फिर से नाराज न हो जाए। इस बार लू सिक्सुए घर से भाग गई और उसने उसे डरा दिया। जू इलान ने अपने आंसू पोंछने के बाद बगल में बैठी सोंग की माँ की ओर असहाय मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपके सोंग परिवार को परेशानी देने के लिए खेद है। मैं अब जुएर को बाहर ले जा रही हूँ। सोंग की माँ मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मैंने सिक्सुए को बचपन से बड़ा होते देखा है। सोंग परिवार सिक्सुए का हमेशा स्वागत करता है, वह कभी भी आकर खेल सकती है। जो इलान मुस्कुराई और सिर हिलाया, वह लू सिक्सुए को अपने साथ ले जाना चाहती थी। हालांकि लू सिक्सुए ने चुपचाप खड़ी सोंग यूहान को उम्मीद और मदद की निगाहों से देखा। 1 मिनट रुकिए, चाची। सोंग यूहान को अचानक खांसी आई और उसने कहा, चूंकि आप और मेरी माँ आज यहाँ हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं सिक्सुए से अपनी शादी पक्की कर लूंगी। सोंग की माँ चौंक गई और एक पल के लिए उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत देर हो चुकी है, इतनी रात को इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी सिक्सुए के पिता और भाई घर पर उसके बारे में चिंतित होंगे, उसे पहले जाने दो। लू सिक्सुए का चेहरा एक पल के लिए थोड़ा खोया हुआ सा लग रहा था। उसने हल्के से अपने होंठ दबाए, सोंग यूहान की तरफ देखा और जू इलान के साथ चली गई। जू इलान के लू सिक्सुए को ले जाने के बाद सोंग की माँ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने भुहें चढ़ाकर सोंग यूहान से कहा, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? सोंग यूहान ने उलझन में जवाब दिया, मैं इतना जल्दबाज क्यों हूँ? सिक्सु और मेरी सगाई बचपन से ही हुई है, तो क्या शादी की तारीख चुनना सामान्य बात नहीं है? मदर सोंग ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता का मतलब यह है कि चूंकि लू सिक्सुए लू परिवार की जैविक बेटी नहीं है, इसलिए इस विवाह का उद्देश्य वह नहीं होनी चाहिए। जब सोंग यूहान ने लू परिवार की सगी बेटी का जिक्र किया, तो उनके मन में एक ऐसी ग्रामीण महिला की छवि उभर आई जो सजने संवरने की कला नहीं जानती थी, देहाती कपड़े पहनती थी और जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा था। उन्होंने घृणा से कहा, मैं किसी ऐसी स्त्री से शादी नहीं करूंगा जो गांव में पली बड़ी हो। सोंग यूहान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, माँ, सिक्सुए बचपन से ही लू परिवार में पली बड़ी है। उसका स्वभाव सरल और सौम्य है और वह पियानो बजाने, शतरंज खेलने, सुलेख और चित्रकारी जैसी हर कला में निपुण है। क्या आप उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती? सोंग की माँ ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने कहा था कि जब कोई धनी परिवार शादी करता है तो यह हजारों लोगों के रक्त संबंधों में निहित विश्वास से जुड़ा होता है। रक्त संबंध उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं, जिससे वे भविष्य में कठिनाइयों का एक साथ सामना कर सकें। यदि रक्त संबंध नहीं है तो भविष्य में जब उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा तो क्या लू परिवार उस बेटी को, जिसका उनसे कोई रक्त संबंध नहीं है, यूं ही त्याग नहीं देगा? सोंग यूहान ने भुहें चढ़ाकर जवाब दिया, नहीं। आपने अभी देखा कि मैडम लू सिक्सु को कितना महत्व देती है। लू परिवार ने सिक्सु के प्रशिक्षण में बहुत मेहनत की है और वे इस बेटी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ, मुझे सीजू बहुत पसंद है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? क्या आप चाहती हैं कि गांव की एक अनपढ़ लड़की आपकी पत्नी बने? ये सुनकर सोंग की माँ ने झुंझलाहट से अपनी भुहें मल ली। उन्हें भी लू सिक्सु ज्यादा पसंद थी, लेकिन सोंग परिवार में फैसला सोंग के पिता ही लेते थे। वह बस इतना ही कह सकी, चलो किसी और दिन लू परिवार के यहाँ रात के खाने पर चलते हैं और पहले तुम्हारे पिता को इन दोनों लड़कियों को देखने का मौका दे देते हैं। यदि लू परिवार की जैविक बेटी वास्तव में वैसी लड़की है जैसी सोंग यूहान ने कहा था कि वह देखने में आकर्षक नहीं है, तो सोंग के पिता शायद अपना विचार बदल देंगे।
पिछले 2 दिनों से शिया शिगे इंटरनेट पर दुनिया के अंत के लिए सामान जमा करने के तरीके के बारे में ट्यूटोरियल खोज रही है और साथ ही अपने खुद के सामान में किसी भी कमी की जांच कर रही है। शिया वियन और शिया गोचेंग सजावट की देखरेख में भी बहुत गंभीर थे। शिया वियन ने विला के चारों ओर निगरानी कैमरे लगाने का सुझाव दिया, जबकि शिया गोचेंग ने दीवार के किनारे पर लोहे की कई कीले और नुकीले कांच के टुकड़े लगा दिए। दोपहर के भोजन के बाद जिया शिगे ताओयुआन में खेतों में पानी दे रहे थे, तभी जू इलान ने फोन किया। शिया शिगे थोड़ा असमंजस में था। 2 दिन पहले लू सिक्सुए के घर से भाग जाने के बाद से लू परिवार ने उससे कभी संपर्क नहीं किया था। आज उन्होंने उसे फिर से क्यों फोन किया? उसने एक पल सोचा और आखिरकार फोन उठा लिया। क्या बात है? शिगे, मैं तुम्हारी मां हूं। जू इलान की आवाज आई। क्या तुम आज रात मेरे घर खाना खाने आ सकते हो? शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, ठीक है। जू इलान ने राहत की सांस ली। अब तुम कहाँ रहती हो? मैं ड्राइवर से तुम्हें लेने के लिए कह दूंगी। कोई जरूरत नहीं। जिया शिगे अपना पता बताना नहीं चाहता था। मैं खुद टैक्सी से चला जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पिछली बार जब शिया शिगे लू परिवार के घर गया था तो उसने पैसे आसानी से लेने के लिए अपने व्यवहार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी। शायद इसी वजह से लू परिवार को लगा कि वह उनके घर आया है। बाद में जिया शिगे यूटोपिया स्पेस में घर खरीदने और बेचने, सामान जमा करने और फसलों और जानवरों की देखभाल करने में व्यस्त हो गया और उसके पास लू परिवार की देखभाल करने का समय नहीं था। अब जबकि सामान रखने की व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है और जगह लगभग सामान्य रूप से चल रही है, जिया शिगे के पास काफी समय है। वह इस अवसर का लाभ उठाकर लू परिवार के पास जाकर सारी बातें हमेशा के लिए स्पष्ट करना चाहती है, उनसे संबंध तोड़ना चाहती है और उनसे उसे परेशान करना बंद करने के लिए कहना चाहती है। पिछले जन्म में मैंने दुनिया के अंत से ही उनकी अच्छी देखभाल की थी। उनके द्वारा मुझे पालने पोसने में की गई दयालुता का ऋण चुकाने के लिए पिछले जन्म में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे मार डाला था और इस जन्म में मैंने उनसे 64 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की है। बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को परेशान न करें। लू परिवार 1 साल से भी कम समय में दिवालिया हो जाएगा और जब तक वे खुद कोई कार्रवाई नहीं करते तब तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। शिया शिगे शाम तक ताओयुआन स्पेस में व्यस्त रही। समय होते देख उसने कपड़े बदले और लू के घर जाने की तैयारी के लिए नीचे चली गई। जैसे ही उसकी माँ और दादी रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, उन्होंने उसे नीचे आते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, शिगे, आज रात हम भुनी हुई मछली क्यों न खाएं? माँ, मैं आज घर पर खाना नहीं खाऊंगी। अगर लू परिवार मुझे रात के खाने पर बुलाता है तो मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी, शिया शिगे ने कहा और बाहर चली गई। शिया वियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी दादी ने उसे थपथपाकर दिलासा दिया, चिंता मत करो, शिगे एक अच्छी बच्ची है। शिया वियन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लू परिवार का विला। यहाँ दोबारा आकर शिया शिगे को अचानक थोड़ी मतली महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। लू सिवान आंगन में था। जब उसने जिया शिगे को अंदर आते देखा तो उसने ठंडी सी आवाज में कहा, क्या तुम आखिरकार नखरे करना बंद कर सकती हो? शिया शिगे बिना नजर हटाए पास से गुजरी और बोली, तुम हमेशा की तरह यह असभ्य और अशिक्षित नाटक क्यों कर रहे हो? शुक्र है कि हम दोनों एक ही परिवार से नहीं हैं, वरना बहुत शर्मनाक होता। लू सिवान का मन किया कि वह उसके बाल पकड़कर उसे सबक सिखाए, लेकिन घर में मौजूद मेहमानों को याद करके उसने खुद को रोका और गुस्से में आंगन में रखे स्टूल को लात मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर कि उसने उस पर हमला नहीं किया, शिया शिगे ने कुछ अफसोस के साथ अपनी जेब से स्टन गन छोड़ दी। उसने जानबूझकर लू सिवान को उकसाया था। उसने पहले सोचा था कि वह लू सिवान पर स्टन गन की ताकत आजमा सकती है। ये स्टन गन उसने एक आउटडोर स्टोर से खरीदी थी। इसका इस्तेमाल आउटडोर उत्साही लोग जंगली सुअरों को भगाने के लिए करते थे। शिया शिगे ने कुछ स्टन गन खरीदी थी और आत्मरक्षा के लिए उनका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। शिया शिगे बैठक कक्ष में दाखिल हुई और उसने देखा कि बैठक कक्ष में कौन है। वह थोड़ी हैरान रह गई। कमरे में न केवल लू परिवार के सदस्य मौजूद थे, बल्कि सोंग परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। यह वास्तविक है। यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोंग के पिता रक्त संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। पिछले जन्म में जिया शिगे के लू परिवार में लौटने के बाद सोंग के पिता ने तुरंत सोंग युहान को अपनी मंगेतर बदलकर जिया शिगे से शादी करने के लिए मजबूर किया। सोंग की मां का रवैया सूक्ष्म था। वह लू सिक्सुए की कोमलता, शालीनता और बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसक थी, लेकिन सोंग के पिता के फैसले के खिलाफ जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती रही। सोंग की मां लू सिक्सुए के करीब आ रही थी, लेकिन उन्होंने लू सिक्सुए और अपने बेटे के रिश्ते को नकारते हुए कहा कि वह लू सिक्सुए को केवल अपनी गोद ली हुई बेटी मानती है। हालांकि उन्होंने जिया शिगे को अपनी बहू बनने के लिए समर्थन दिया, लेकिन वह चुपके से जिया शिगे का मजाक उड़ाती थी क्योंकि वह गांव में पली बड़ी थी और लू सिक्सुए जितनी प्रतिभाशाली नहीं थी। सोंग युहान अपने माता पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। आखिर वह सोंग परिवार का इकलौता बच्चा नहीं था। अगर उसके पिता को मजबूरी में कोई बाधा आती तो वह कभी भी उत्तराधिकारी के रूप में उनकी जगह ले सकता था। इसलिए उसके पास शिया शिगे पर अपना गुस्सा निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। सोंग युहान एक तरफ लू सिक्सुए के साथ गहरे प्यार का दिखावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वह अपने अमीर दूसरी पीढ़ी के दोस्तों के बीच इस बात की शिकायत भी कर रहा था कि उसे जिया शिगे द्वारा उसे पैसे वापस करने का तरीका कितना नापसंद है। सोंग युहान एक उच्च परिवार में पैदा हुआ था। वह सुंदर था और उसका स्वभाव उत्कृष्ट था। कई धनी लड़कियां उसकी दीवानी थीं। उसने अफवाहें फैलाई कि शिया शिगे उसे परेशान कर रही है और इन धनी लड़कियों ने उसकी ओर से शिया शिगे को सबक सिखाने की ठान ली, जिसके परिणाम स्वरूप शिया शिगे हर जगह निशाने पर आ गई। इस बदकिस्मत परिवार को देखकर जिया शिगे को और भी बुरा लगा। शिगे वापस आ गए हैं। मैं आप लोगों से इनका परिचय कराती हूँ। ये आपकी आंटी सोंग और अंकल सोंग है। जो इलान ने जल्दी से आगे बढ़कर शिया शिगे का परिचय कराया। जब सोंग के माता पिता ने शिया शिगे को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। यह उनकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। शिया शिगे दुबली पतली है, लू सिक्सु से आधी लंबाई की है और उन्हें अपनी सगी मां जो इलान की सुंदरता विरासत में मिली है। साधारण कमीज और जीन्स में खड़ी वह बेहद आकर्षक लग रही है। एक पल में ही सोंग के पिता ने शिया शिगे को चुनने का फैसला कर लिया। सोंग के पिता को संगीत, शतरंज, सुलेख, चित्रकला, गायन या नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। उनकी बहू के लिए पहली शर्त यह थी कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा हो और वह एक बड़े परिवार की वैध पुत्री हो। दूसरी शर्त यह थी कि उसका कद काठी सुशोभित और रूप रंग आकर्षक हो। संगीत, शतरंज, सुलेख और चित्रकला जैसी प्रतिभाओं का होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए सोंग के पिता ने सोंग युहान से कहा, युहान, जल्दी जाओ और नमस्कार कहो। सोंग युहान ने लू सिक्सुए के उदास चेहरे पर एक नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, पिताजी। हालांकि शिया शिगे को देखकर वह भी हैरान था, लेकिन बस इतना ही।
इसके अलावा वह लू सिक्सुए को इतना उदास नहीं देख सकता था। सोंग के पिता ने सोंग युहान को घूरकर देखा। उनकी आंखों में धमकी भरी नजरें थीं। उनके परिवार में अंतिम निर्णय उन्हीं का होता था और वे परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी सत्ता को चुनौती देने की अनुमति नहीं देते थे। बस बहुत हो गया, जिया शिगे ने अचानक कहा। पिछले जन्म में सोंग के पिता ने सोंग को अपनी मंगेतर के रूप में शिया शिगे को चुनने के लिए मजबूर किया था। हालांकि शिया शिगे ने कई बार मना किया और सोंग युहान से बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी सोंग के पिता ने लूबो के साथ मिलकर शिया शिगे और सोंग युहान की सगाई की घोषणा कर दी। शिया शिगे को इस खूनी त्रिकोणीय रिश्ते में घसीटने वाले दोषी के रूप में सोंग के पिता ने तब आंखें मूंद ली जब सोंग युहान ने शिया शिगे का अपमान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिया शिगे को इस बात के लिए भी दोषी ठहराया कि वह लू सिक्सुए से सोंग युहान को खुश करना नहीं सीख पाई। शिया शिगे ने अपने जैविक माता पिता से मदद मांगी। जू इलान और लूबो ने भी शिया शिगे को सोंग परिवार का दिल जीतने में नाकाम रहने के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण सोंग परिवार ने लू परिवार में निवेश जारी रखने से इनकार कर दिया। बाद में जू इलान और लूबो ने लू की कंपनी के दिवालिया होने के लिए सीधे तौर पर शिया शिगे को दोषी ठहराया और उस दौरान शिया शिगे को बहुत पीड़ा हुई। शिया शिगे अपनी दत्तक मां के परिवार की देखरेख में पली बढ़ी। उनकी नजर में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वह लू परिवार के प्रति निस्वार्थ भाव रखती थी, लेकिन वे घायल और जख्मी थे। शिया शिगे ने आगे कहा, मैं आज यहाँ आपको सब कुछ स्पष्ट करने आया हूँ। मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार में सुख सुविधाओं से रहता हूँ। श्रीमान लू, श्रीमती लू, मैं लू परिवार में कभी वापस नहीं जाऊंगा। शुरू में मुझे उम्मीद थी कि श्री लू और श्रीमती लू अदालत में संबंध विच्छेद का प्रमाण पत्र जारी करने में मेरा सहयोग करेंगे। बाद में मुझे लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी बेटी लू सिक्सुए है। बाहरी तौर पर मेरा लू परिवार से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं यह बयान देता हूँ तो यह मुझे आपके लू परिवार के साथ जोड़ देगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। चलिए मान लेते हैं कि हम एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। मैं लू परिवार से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं रखना चाहता। विला के बैठक कक्ष में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और शिया शिगे के शब्दों से हर कोई स्तब्ध रह गया। जो इलान की आंखों में आंसू भरे हुए थे, वह लगातार अपना सिर हिलाती रही और बुदबुदाई, नहीं नहीं शिगे, सिक्सुए से ईर्ष्या के कारण अब और क्रोधित मत हो। लूबो ने भी मेज पर हाथ पटका और कहा, बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सगे पिता से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हारे दत्तक पिता ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या तुम्हें माता पिता के प्रति सम्मान का मतलब पता है? शिया शिगे ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोंग के पिता की ओर मुड़कर कहा, कुछ लोग खून के रिश्तों में शादी करने में इतना क्यों विश्वास रखते हैं? यहाँ पाई गई 2 लड़कियां उनकी जैविक संतान नहीं है। क्या कुछ लोग इतने आश्वस्त होते हैं कि उनके बच्चे उनके जैविक बच्चे हैं? क्या वे इतने आश्वस्त होते हैं कि उनके बच्चों के बच्चे भी उनके जैविक बच्चे होंगे? जब सोंग के पिता ने यह सुना तो उनकी पलकें अचानक फड़क उठी। उन्होंने शिया शिगे को घूरकर देखा और पल भर में उनका पूरा चेहरा जिगर के रंग का हो गया। इतना कहकर जिया शिगे पीछे मुड़े बिना ही चले गए, कमरे में मौजूद सभी लोगों के फीके पड़े चेहरों को अनदेखा करते हुए। दरवाजे पर खड़ा लू सियान भी शिया शिगे की बातों से स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने हाथ बढ़ाकर शिया शिगे के बाल पकड़ने की कोशिश की और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी पापा से इस तरह बात करने की? क्या तुम सिक्सुए बहन से जलन के कारण मम्मी पापा को चोट पहुंचा रहे हो? मम्मी पापा के सामने अपनी गलती मानो। इससे पहले कि उसका दाहिना हाथ शिया शिगे के लंबे बालों को छू पाता, उसे अचानक अपनी पूरी दाहिनी बांह और शरीर के दाहिने हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो उसके शरीर के आधे हिस्से में अनगिनत सुइयां चुभ गई हों। फिर उसके शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो गया और वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे तेज दर्द हुआ। लू सियान को एक तरफ गिरते देख जिया शिगे ने भावहीन चेहरे के साथ स्टन गन को अपनी जेब में रख लिया। उसने संक्षेप में लू सियान की हालत देखी। ऐसा लग रहा था कि इस स्टन गन का लोगों पर कुछ असर होता है, और जल्दी से लू परिवार के विला से बाहर निकल गया। घर लौटते समय जिया शिगे चुपचाप अपने मन में लू सिक्सुए और सोंग युहान के बीच के रिश्ते की समीक्षा कर रहा था। अपने पिछले जीवन में यह जोड़ा शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। सोंग युहान पूरी दुनिया को यह बताना चाहता था कि उसकी और लू सिक्सुए की प्रेम कहानी दुखद थी और प्रेमियों के लिए इस तरह के अंत तक साथ रहना मुश्किल था। हालांकि सर्वनाश के पहले वर्ष की भीषण गर्मी में पर्यटन उद्योग में लगे लू परिवार दिवालिया होने की कगार पर था। लू परिवार को उभरते हुए न देख पाने पर सोंग परिवार ने समय रहते उनका समर्थन करना बंद कर दिया और पीछे हट गया, जिसके परिणाम स्वरूप शिया शिगे और सोंग युहान की सगाई स्वाभाविक रूप से रद्द हो गई। बाद में लू परिवार की संपत्ति और देनदारियों का निपटारा किया गया और उनकी लगभग सभी संपत्ति जब्त कर ली गई। केवल 2 घर और दहेज की एक छोटी सी राशि ही बची रही, जिसे जू इलान ने अपनी शादी से पहले छिपा लिया था। हालांकि सोंग परिवार लू परिवार जितना दयनीय नहीं था, फिर भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी कई अचल संपत्ति परियोजनाएं विफल हो गईं। लू परिवार की शुरुआती पूंजी में काफी पैसा खर्च हो गया था और वे बैंक ऋण चुकाने में असमर्थ थे। सोंग के पिता ने स्थिति को भांपते हुए देश द्वारा कंपनी को परिसमाप्त करने की खबर सुनते ही दिवालियापन के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक हाथ काटकर कुछ संपत्ति अपने परिवार के नाम पर सुरक्षित कर ली। भीषण गर्मी समाप्त होने के बाद इन दोनों परिवारों को अमीर लोगों के समूह से बाहर निकाल दिया गया। पारिवारिक हितों की बाधाओं से मुक्त होने के बाद लू सिक्सुए और सोंग युहान एक साथ नहीं आए। लू सिक्सुए ने सोंग युहान पर ध्यान देना बंद कर दिया और सक्रिय रूप से एक अन्य धनी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति झाओ हुईफेंग का पीछा करना शुरू कर दिया। दुनिया के अंत से पहले लू सिक्सुए झाओ हुईफेंग को नीचा समझती थी, क्योंकि झाओ की कंपनी तो छोटी ही थी। लेकिन दुनिया के अंत में भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण झाओ परिवार ने समुद्री जल को खारेपन से मुक्त करने की तकनीक से खूब धन कमाया और उनकी लोकप्रियता लू और सोंग परिवारों से कहीं अधिक बढ़ गई। इसलिए लू सिक्सुए ने झाओ हुईफेंग को खुश करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन झाओ हुईफेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसके साथ केवल अपने तालाब की मछली जैसा व्यवहार किया। जब तक लू सिक्सुए को गलती से वह स्थान नहीं मिल गया और उसने महामारी का इलाज करने के लिए एक दवा विकसित नहीं की जिससे लू परिवार का जीवन वापस पटरी पर आ गया, तब तक झाओ हुईफेंग ने लू सिक्सुए को अपनी आधिकारिक प्रेमिका के रूप में स्वीकार नहीं किया था। लू सिक्सुए जिया शिगे से नफरत करती है। लू सिक्सुए का गुस्सा निकालने के लिए झाओ हुईफेंग जिया शिगे को गुप्त संगठन के सरगना के पास भेज देता है। जब मैं सोच ही रहा था, जिया शिगे पहले ही घर लौट चुकी थी। इस समय तक परिवार के सभी सदस्यों को सो जाना चाहिए था। जिया शिगे ने चुपके से दरवाजा खोला तो देखा कि जिया हुईन बैठक कक्ष में सोफे पर बैठी है। माँ, आप अभी तक सोई क्यों नहीं? जिया शिगे ने आश्चर्य से पूछा। मैं सोने जा रही हूँ, जिया हुईन ने घबराकर जवाब दिया। शिया शिगे को अचानक उदासी महसूस हुई और उसने 2 कदम आगे बढ़कर शिया हुईन को गले लगा लिया।
माँ, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं वापस नहीं आऊंगी? शिया वियन ने सिर हिलाते हुए कहा। शीगे, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। लू परिवार की स्थिति हमसे कहीं बेहतर है। वे तुम्हें बहुत से संसाधन और संपर्क दे सकते हैं जो मैं नहीं दे सकती। अगर तुम लू परिवार में वापस चले जाओगे तो ये तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। माँ, मैं लू परिवार के पास वापस नहीं जाऊंगी, शिया शिगे ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं कल लू परिवार के पास खाना खाने नहीं गई थी, बल्कि उन्हें यह बताने गई थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि लू परिवार मुझसे संबंध तोड़ने का लिखित बयान दे, क्योंकि मैं सचमुच लू परिवार से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। शिया वियन को उसकी इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति की उम्मीद नहीं थी और उसने आश्चर्य से कहा, लेकिन लू परिवार में वापस लौटने से तुम्हारा भविष्य वाकई आसान हो जाएगा। वैसे भी वे खून के रिश्ते से तुमसे जुड़े हैं, वे तुम्हारे जैविक माता पिता हैं। वे मेरे माता पिता नहीं हैं, शिया शिगे ने दृढ़ता से कहा। मेरी अपनी माँ है, इसलिए मुझे दूसरों के माता पिता नहीं चाहिए। और तो और वे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। माँ, क्या आपको पता है कि उन्होंने मुझे आज घर वापस बुलाया है ताकि वे मुझे बेचकर मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा सके जिसे मैं जानती भी नहीं। उन्होंने मुझे पहले से बताया तक नहीं और बस उस आदमी को मुझसे मिलने भेज दिया। उनकी नजर में मैं बस एक वस्तु हूँ। माँ, लू परिवार स्वार्थी परिवार है। आपको क्या लगता है कि चीन लौटने से मुझे क्या फायदा होगा? आपको लगता है कि वे मुझे संसाधन लाकर देंगे, लेकिन उनकी नजर में मैं ही संसाधन हूँ, एक ऐसा मोहरा हूँ जिसका इस्तेमाल वे लाभ के बदले करते हैं। उन्हें इस मोहरे के भविष्य और अंजाम की कोई परवाह नहीं है। शिया वियन की हैरान और डरी हुई आंखों को देखकर शिया शिगे ने नखरे से कहा, माँ, मैंने आज पूरे दिन चावल का एक निवाला भी नहीं खाया है। देखिए, मैंने अपने जीवन में लू परिवार से कभी चावल का एक निवाला भी नहीं खाया है, तो वे मेरे माता पिता क्यों होने चाहिए? तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख लगी है? शिया वियन ने चिंता से पूछा। माँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देंगी। फिर वह खड़ी हुई और रसोई से बाहर चली गई। कुछ देर बाद शिया शिगे गर्मा गर्म नूडल्स खाने लगा। नूडल्स का सूप साफ था, जिसके ऊपर ताजी और मुलायम चाइनीज पत्ता गोभी, तले हुए मीट रोल और बहते हुए अंडे डाले गए थे। शिया शिगे को पहले से ही भूख लगी थी, इसलिए वह उसे तेजी से खाने लगा। दादी लियो ने शोर सुना और वह भी नीचे आ गई। उसने चुपके से शिया वियन को एक तरफ खींचकर कहा, संतान होने का भाग्य स्वर्ग द्वारा निर्धारित होता है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है और कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश भी करे तो वो तुम्हें वापस दे देगा। तुम इसके बारे में सोचती रहो। अगर तुम इसी तरह सोचती रहोगी तो शीगे शर्मिंदा हो जाएगा। शिया वियन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे धीरे से सिर हिलाया और कहा, आंटी लियू, मैं समझ गई। अब मुझे ऐसे बेतुके विचार नहीं आएंगे, चिंता मत करो। लू परिवार। शिया शिगे के जाने के बाद लू परिवार का माहौल बेहद निराशाजनक हो गया। सोंग के पिता इतने क्रोधित थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। कोई भी पुरुष सार्वजनिक रूप से इस सवाल का सामना नहीं कर सकता था कि बच्चा उसका अपना है या नहीं। क्या यह इस बात का ऐलान करने के बराबर नहीं था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है? शिया शिगे की बातें सुनकर सोंग की मां भी क्रोधित और चिंतित हो गई। क्या यह सबके सामने ये बताने के बराबर नहीं है कि उनका किसी और के साथ संबंध था? उन्होंने सोंग के पिता के चेहरे की ओर देखा और मन किया कि उठकर शिया शिगे को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन एक धनी महिला होने के नाते उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी थी, इसलिए उन्होंने दांत पीसकर सब कुछ सहन किया। सोंग यूहान भी बहुत शर्मिंदा था। उसे डर था कि कहीं वह शिया शिगे के जाल में न फंस जाए, और उसने शिया शिगे को ठुकराने के लिए कई बहाने सोचे। इसी वजह से उसने लू सिक्सुए के साथ अपने रिश्ते की मार्मिक बातें भी याद कर ली और शिया शिगे को बताने के लिए तैयार था ताकि शिया शिगे मान जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शिया शिगे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दम घुटने वाली चुप्पी के बाद सोंग के पिता ने पहल करते हुए खड़े होकर अलविदा कहा। सोंग परिवार के तीनों सदस्यों के चले जाने के बाद लू परिवार के सदस्य बैठक कक्ष में बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में सिर्फ जुइलान के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों, शीगे पहले जब घर आई थी तो कितनी प्यारी थी, वो ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं उसकी सगी मां हूं। लू सियुआन के शरीर का एक हिस्सा अभी भी सुन्न महसूस हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, वह बस नखरे दिखा रही है। मैं उसके घर गया था। वह पहले जिस घर में रहती थी वह जर्जर और खस्ताहाल था। भला वह हमारे घर वापस क्यों नहीं आना चाहेगी? वह बस इस तरीके से सिक्सुए बहन को भगाना चाहती है। मम्मी पापा, आप लोग उसके झांसे में मत आना। लू सिक्सुए को कल ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या दुखी। उसकी मूल योजना सोंग यूहान की पसंद का फायदा उठाकर शिया शिगे को उकसाना और उसे पीछे हटने पर मजबूर करना था। सोंग यूहान द्वारा अपमानित होने से बचने के लिए शिया शिगे ने अंततः कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लू परिवार और सोंग परिवार को यह लगे कि शिया शिगे अशिक्षित है और उन्हें एहसास हो कि वह सोंग परिवार की बहू बनने के लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन देर रात शिया शिगे के व्यवहार ने उसकी सारी योजनाओं को पूरी तरह से चौपट कर दिया। लू सिक्सुए को लगा कि वह जीत गई है। अपमानित हुए सोंग के पिता शिया शिगे को दोबारा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे डर था कि शिया शिगे का रवैया लू के माता पिता को नाराज कर देगा। वह असमंजस में थी और कुछ सोच नहीं पा रही थी। शिया शिगे ने सबके सामने लूबो को बेइज्जत किया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काफी देर बाद उसने आह भरते हुए कहा, छोड़ो इसे, आखिर उसका पालन पोषण हमारे लू परिवार ने नहीं किया। उसकी असली माँ ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अब हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लू सिमिंग ने दिलासा देते हुए कहा, माँ और पिताजी, शीगे ने 64 लाख रुपए ले लिए। उसे लगा कि वह अमीर हो गई है, इसलिए वह घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा और तब तक वह ऐशो आराम की जिंदगी की आदी हो जाएगी और उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, इसलिए वह हमेशा घर जाना चाहेगी। जुइलान ने हल्के से सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि जिया शिगे धीरे धीरे इस बात को समझ जाएगा। इस तरह के नखरे के साथ वापस आने का क्या मतलब है? कल उसने इतना हंगामा किया था, अब सोंग परिवार के लिए उसे बहू के रूप में स्वीकार करना मुश्किल होगा। सुनो, उसने पहले क्या कहा था? उसने बड़ों से बदतमीजी की। उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लू वो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा होता जाता। कल जिया शिगे की बातों से लू और सोंग दोनों परिवारों की इज्जत को ठेस पहुंची थी। लू वो की इच्छा है कि उनकी बेटी लू परिवार के लिए लाभकारी हो। उन्हें शिया शिगे की आज्ञाकारी और समझदार होने की, लू परिवार के हितों को सर्वोपरि रखने की और विवाह की जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन उस शाम तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जिया शिगे के गुस्से को काबू में करना नामुमकिन था। ये सोचते हुए लूबो को लगा कि लू सिक्सुए लू परिवार की संतान बनने के लिए अधिक उपयुक्त है, इसलिए उसने अपनी भुहें रगड़ी, ऊपर देखा और लू सिक्सुए से कहा, शुए, तुम्हें अगले कुछ दिनों में यूहान के साथ अपने संबंध और मजबूत करने चाहिए।
सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उसे अपनी शादी की तारीख जल्द से जल्द तय करने के लिए मना सको। पहले आपके बारे में लोगों में अफवाहें फैली हुई थी। पिताजी यह बात फैला देंगे कि आप लू परिवार की जैविक बेटी हैं और शीगे वास्तव में लू परिवार की नाजायज बेटी है जिसे गांव में पाला पोसा गया है। इस तरह सोंग परिवार को आपकी पहचान से कोई आपत्ति नहीं होगी और आपको भी दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने अफवाह का सीधे तौर पर खंडन क्यों नहीं किया, तो इसका कारण यह था कि लूबो की राय में जिया शिगे अंततः लू परिवार में लौट आएगा और वह किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी वंश परंपरा बाहर खो जाए। लू सिक्सुए का दिल आखिरकार शांत हो गया। ओह पिताजी, चिंता मत करो। लू सिमिंग की आंखें नम हो गईं और उसने चुपचाप भौहें सिकोड़ ली। पिछले कुछ दिनों से लू सिक्सुए लू परिवार की जैविक बेटी नहीं है और लू परिवार की जैविक बेटी घर लौटने वाली है जैसी कई चर्चाएं चल रही थी और ये खबरें उसने ही गुपचुप तरीके से फैलाई थी। मुझे लगा था कि अगर जिया शिगे को चुना गया तो सगाई पक्की हो जाएगी, लेकिन मुझे जिया शिगे के इतने असहयोगी होने की उम्मीद नहीं थी। लू सिमिंग लू सिक्सुए को सोंग युहान के हवाले नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसा लगता है कि उसे अन्य जवाबी उपायों के बारे में सोचना होगा। लू बो की बातें सुनकर जू इलान थोड़ी झिझकी। धनी परिवारों में नाजायज बेटियों को जगह नहीं मिलती थी। उसे लगा कि यह शिया शिगे के साथ बहुत अन्याय है। फिर उसने लू सिक्सुए की ओर देखा। उसकी हथेलियां और पीठ मांसल थीं। अंत में उसने बस एक हल्की सी आह भरी और कुछ नहीं कहा। लू परिवार में सभी के अपने अपने विचार थे, लेकिन लू सियुआन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बेहद गुस्से में था। उसे नहीं पता था कि उस दिन शिया शिगे ने उसे किस तरह का झटका दिया था, लेकिन उसका हाथ आधे घंटे तक सुन्ना और दर्द से भरा रहा और सामान्य होने में उसे और आधा घंटा लग गया। सोंग परिवार, माँ और पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ ना? गांव में पली बड़ी वह लड़की सिक्सुए के सामने कुछ भी नहीं है, सोंग युहान ने अपने पिता सोंग क्यूई से कहा। सोंग के पिता ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, तुम्हें सोंग और लू परिवारों की सगाई की खबर इतनी जल्दी नहीं फैलानी चाहिए थी। इतनी सारी अच्छी लड़कियां हैं, तुम्हें लू परिवार के पेड़ पर क्यों लटकना था? पिताजी, कृपया ऐसा मत कीजिए। सीजो और इन लड़कियों के साथ मेरा रिश्ता स्थिर है। मुझे दूसरी महिलाओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। सोंग के पिता ने ठंडी सी झंझनाहट भरी सांस ली और अध्ययन कक्ष की ओर मुड़ गए। उनके विचार में एक समृद्ध विवाह में भावनाएं सबसे कम महत्वपूर्ण चीज होती हैं और उनका अस्तित्व हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फादर सोंग काफी देर तक अध्ययन कक्ष में बैठे रहे। वे सोचते सोचते थक गए और अंत में अपने सहायक को बुलाया। अरे, मेरे लिए 2 पितृत्व परीक्षण करवाने में मदद करो, बहुत जरूरी है। तियान शिया शिगे के शब्द उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहे थे और जब तक वह कांटा निकल नहीं जाता तब तक उसे चैन की नींद नहीं आएगी। नूडल्स खत्म करने के बाद जिया शिगे ऊपर कमरे में चला गया। मिर्च और पत्ता गोभी लगभग तोड़ने के लिए तैयार थे और खीरे और हरी बीन्स बेल पर हर जगह फैले हुए थे। इस गति से हो रही वृद्धि को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि प्रलय के समय भी परिवार को सब्जियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बीज बेचने वाला मालिक झूठ नहीं बोल रहा है। उपज दर के आधार पर अगर वह घर पर सारे बीज खुद नहीं खा पाता तो वह उन्हें बेच सकता है। शिया शिगे ने कुछ सब्जियां खोदी, सोयाबीन और मक्का के 2 बोरे इधर उधर किए और साथ ही बड़ी मात्रा में पशु आहार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे उन्होंने उपयोग के लिए अंतरिक्ष गोदाम में जमा कर दिया। सुअर, मवेशी और भेड़ सभी बहुत अधिक चारा खाते हैं, इसलिए शिया शिगे चारे के लिए कुछ और अनाज का भंडार करने की योजना बना रहे हैं। बिल्ली शिया शिगे के सामने चलकर आई और बोली, मेजबान, गायें और भेड़ें गर्भवती हैं, कृपया उन्हें और चारा दें। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सुनकर जिया शिगे बेहद खुश हो गया और उसने गोदाम से चारे का एक और बोरा निकाला, गर्भवती गायों और भेड़ों को खिलाने की तैयारी करते हुए। पिछले कुछ दिनों में उसने पशुपालन पर बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं और यह जानकर आश्चर्यचकित हुई कि पशुपालन में इतने सारे जोखिम हैं और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और बीमारियों से निपटना पड़ता है। सौभाग्य से उस अंतरिक्ष ने उसे बताया कि ताओयुआन अंतरिक्ष एक विशाल शुद्धिकरण प्रणाली है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जानवर और पौधे बीमार नहीं होंगे, अन्यथा जिया शिगे वास्तव में इसे संभाल नहीं पाती। जिस दिन बवंडर आने वाला है वह दिन नजदीक आता जा रहा है और इस दौरान जिया शिगे यूटोपिया के दायरे में भटकता रहा है। ताओयुआन मुर्गीगा का तापमान जगह के हिसाब से अपने आप समायोजित हो जाता है। मुर्गीगा का तापमान चूजों के अंडे से निकलने के लिए बिल्कुल सही है। आज जब शिया शिगे ने जांच की तो पाया कि कई चूजे पहले ही अंडे से निकल चुके थे। शिया शिगे ने तुरंत उन्हें खिलाने के लिए बाजरा और सब्जियों के पत्ते बिखेर दिए। फार्म के बारों में गर्भवती भेड़ें और गायें घास चर रही थीं। जिया शिगे ने कुछ दिन पहले ही बहुत सारा मक्का और सोयाबीन खरीदा था और उसे खेत से मिली सब्जियों और गन्ने के साथ मिलाकर भरपूर चारा तैयार किया था, जिसे उसने उदारतापूर्वक गायों और भेड़ों के लिए चारे की नांदों में भर दिया था। छोटे सुअर बड़े हो गए थे, उनकी त्वचा चमकदार काली थी, उस पर किसी और रंग का एक भी धब्बा नहीं था। जिया शिगे ने फैसला किया कि पहले उन्हें प्रजनन करने दिया जाए और फिर अगले बच्चों के जन्म के बाद बड़े सुअरों को मांस के लिए मार दिया जाए। दोनों मादा खरगोश भूसे के ढेर में दुबकी हुई थी। जब जिया शिगे ने उन्हें सहलाया तो उन्होंने गुर्राने जैसी आवाजें निकाली, शायद इसलिए कि वे बच्चे को जन्म देने वाली थीं। जिया शिगे ने आह भरे बिना नहीं रह सकी कि खरगोश वाकई बहुत प्रजननशील होते हैं। शिया शिगे कभी कभी जानवरों को खेत से बाहर निकाल देता है और उन्हें घास और जंगल में घूमने देता है। बिल्लियों की मदद से जानवर केवल नाले के दूसरी ओर स्थित लॉन में ही घूमते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी खेत में प्रवेश नहीं करते। खेत में गन्ने पक चुके थे। शिया शिगे ने एक गन्ना काटा और पाया कि वह बहुत मीठा था। उसने पके हुए गन्ने को प्रसंस्करण कार्यशाला में ले जाकर चीनी बनाने वाली मशीन में सुक्रोज बनाया। इसके अलावा जिया शिगे ने प्रसंस्करण कार्यशाला की कई सुविधाओं को अनलॉक किया। उसने जंगल में कुछ पेड़ काटे, लकड़ी प्रसंस्करण मशीन का उपयोग करके डिब्बे बनाए और गोदाम से सोयाबीन का एक बोरा लेकर सोयाबीन उत्पाद प्रसंस्करण मशीन में डाला और टोफू और सोया दूध बनाया। शिया शिगे ने ऑनलाइन कई रेसिपी खोजी और डाउनलोड की और आत्मविश्वास से बिल्ली से कहा, मैं पहले ट्यूटोरियल देख लूंगी और जब मिर्च पक जाएंगी तो हम खुद मिर्च की चटनी बना लेंगे। अब उसे बस कोहरे के अन्य क्षेत्रों को अनलॉक करने की चिंता सता रही है। उसने बहुत दिमाग खपाया, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आया कि 100 मिलियन कहां से मिलेंगे। आज सुबह जब शिया शिगे टहलने के लिए बाहर जाने वाली थी तो उन्होंने देखा कि डेकोरेटर अपना सामान समेट रहा है। श्रीमती शिया, आपके घर का नवीनीकरण पूरा हो गया है। दीवारों में स्टील की प्लेटें लगा दी गई हैं ताकि ट्रक अंदर न घुस सके। आपने जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाने का अनुरोध किया था वह भी आंगन में लगा दिया गया है। सनरूम में लगा कांच दोहरी परत वाला विस्फोट रोधी है और फोटोवोल्टिक पैनल लगाने की जगह आपके लिए आरक्षित है। सभी तार जुड़े हुए हैं, जरूरत पड़ने पर आप इसे बस कनेक्ट और इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके अनुरोध के अनुसार हमने आपके लिए 2 अतिरिक्त पानी की टंकियां लगाई हैं
पिछवाड़ी के बगीचे में एक जल भंडार खोदा है, भूमिगत स्विमिंग पूल को जल भंडार में परिवर्तित किया है और आपके लिए दोहरी जल शोधन प्रणाली स्थापित की है। अगले कुछ वर्षों तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिया शिगे ने खुशी से कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं अभी भुगतान कर दूंगा। आपकी पत्नी ने बिल का भुगतान कर दिया है। सजावट का काम संभाल रहे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले चलते हैं। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। शिया शिगे हैरान रह गया। एक बूढ़ी औरत, क्या यह मेरी दादी है? लेकिन इस बदलाव पर कम से कम लाखों युआन खर्च हुए होंगे और मेरी दादी के पास इतना पैसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ साल पहले मेरी दादी को दूरसंचार धोखाधड़ी के शिकार होकर हजारों युआन का नुकसान हुआ, जो उनकी लगभग सारी बचत थी। तब से मेरी दादी लंबे समय तक दुखी रही और उन्होंने अपने पास कोई पैसा रखने से इनकार कर दिया। क्या यह दादी लियो हो सकती है? ठीक उसी समय दादी लियो सीढ़ियों से नीचे आई। शीगे, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता, इसे अपना किराया समझ लो। दादी लियो, यह कैसे संभव हो सकता है? शिया शिगे ने आश्चर्य से कहा, कृपया ऐसा मत सोचिए, हमने हमेशा आपको अपने परिवार के सदस्य की तरह माना है। दादी लियो ने चुपके से शिया शिगे को एक तरफ बुलाया और अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। इस कार्ड में अभी भी 8 लाख युआन बचे हैं। ये वो पैसे हैं जो मैंने अनुवादक के रूप में काम करके और पिछले कुछ वर्षों में निवेश करके बचाए हैं। तुम ये सारे पैसे ले सकते हो और जो चाहो खरीद सकते हो। नहीं दादी लियो, यह आपकी पेंशन का पैसा है, मैं इसे नहीं ले सकती। शिया शिगे ने तुरंत मना कर दिया। मैं बूढ़ा हूँ पर अंधा नहीं। पिछले कुछ दिनों से तुम लगातार आ जा रहे हो और इतनी सारी चीजें खरीद चुके हो। जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। अगर दुनिया में बदलाव आना तय है तो मुद्रा का मूल्य निश्चित रूप से नहीं बचेगा। तुम्हारे पास इतना पैसा है तो जो चाहो खरीद लो। जब दादी लियो ने देखा कि शिया शिगे अब भी मना करने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने जबरदस्ती कार्ड उसके हाथ में थमा दिया और कहा, यह मुफ्त नहीं है। मेरी सेवानिवृत्ति का सारा पैसा तुम पर निर्भर है। तुम्हें सारा पैसा खर्च करना होगा, नहीं तो जब पैसे का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा तो 100 युआन की कीमत केवल 1 युआन रह जाएगी और मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। शिया शिगे भावुक हो गई और कार्ड स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया। लगभग एक हफ्ते में बवंडर आने वाला है। शिया शिगे के कार्ड में अभी भी 6 लाख युआन शेष हैं। साथ ही दादी लियो द्वारा दिए गए 8 लाख युआन भी हैं। कुल मिलाकर 14 लाख युआन से अधिक। शिया शिगे ने अंतिम बचत की तैयारी शुरू कर दी। वह सुबह सुबह घरेलू उपकरणों की दुकान पर गई और 9 बड़े आकार के व्यावसायिक फ्रीजर खरीदे। घरेलू उपकरण की दुकान के लोगों से फ्रीजर को ट्रक में लोड करने में मदद मांगने के बाद शिया शिगे फिर से मांस बाजार चली गई। ताओयुआन स्पेस में अभी तक मवेशी, भेड़ और सुअर नहीं पाले गए हैं, इसलिए वह प्राकृतिक आपदा के शुरुआती चरणों में उपभोग के लिए कुछ मांस का भंडारण करना चाहती है। उसने बहुत सारा गोमांस, भेड़ का मांस, सुअर का मांस, चिकन विंग्स, गोमांस के अंदरूनी अंग, झींगे खरीदे और बॉस से उन्हें छोटे छोटे थैलों में भरकर वैक्यूम पैक करने के लिए कहा ताकि 3 फ्रीजर भर जाए। फिर वह एक फ्रोजन फूड थोक कारखाने में गई और बहुत सारे फ्रोजन पकौड़े, चिपचिपे चावल के गोले, कस्टर्ड बन, पिज्जा खरीदे। उसने इतना सामान खरीदा कि 3 फ्रीजर भर गए। अंत में शिया शिगे कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री गई और कई तरह की आइसक्रीम थोक में खरीदी। उसने बचे हुए 3 फ्रीजर भरने के इरादे से एक एक करके डिब्बे उठाए। इन रेफ्रिजरेटरों और जमे हुए सामानों की कुल कीमत 150,000 युआन थी। शिया शिगे ने सभी सामान ताओयुआन स्पेस वेयरहाउस में रखे। बड़े गोदाम में इंसुलेशन की वजह से जमे हुए उत्पाद इतनी आसानी से नहीं पिघलते थे। शिया शिगे को घर जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए वह सीधे 4 स्टोर चली गई। हेलो, मैं एक एसयूवी, एक ऑफ रोड वाहन खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे किसी की सिफारिश कर सकते हैं? विक्रेता की सिफारिश के बाद शिया शिगे ने आखिरकार 300,000 युआन की एसयूवी और 400,000 युआन की ऑफ रोड गाड़ी के लिए भुगतान किया। विक्रेता ने बार बार शिया शिगे को किस्तों में भुगतान करने का सुझाव दिया, लेकिन शिया शिगे ने एक मुश्त पूरी राशि का भुगतान करने पर जोर दिया। दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2 दिनों में कार लेने के लिए सहमत हो गए। ये सोचकर कि कारों को ईंधन की आवश्यकता होती है, शिया शिगे ने वही किया जो उसने पिछले 2 दिनों में किया था और 600 खाली 30 लीटर तेल के बैरल खरीदे। पिछली बार की तरह ही उसने शहर और उसके नीचे स्थित काउंटी के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर जाकर 9000 लीटर पेट्रोल और 9000 लीटर डीजल का स्टॉक जमा कर लिया। इतनी मेहनत के बाद शाम हो चुकी थी। शिया शिगे पूरी तरह थक चुकी थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके परिवार ने पिछली बार हिसाब लगाया था कि अगर जनरेटर से 24 घंटे बिजली पैदा की जाए तो प्रति घंटे ईंधन की खपत बहुत ज्यादा होगी। अपने पास बचे 400,000 युआन में से शिया शिगे ने 100,000 युआन और खर्च करके कई बड़े और छोटे गैसोलीन और डीजल जनरेटर खरीदे। सभी जनरेटरों को उस स्थान पर रखने के बाद शिया शिगे ने अनिच्छा से उस ट्रक को, जो कई दिनों से उसके साथ था, कार किराए पर देने वाले केंद्र को लौटा दिया। अपने बचे हुए आखिरी 300,000 युआन के साथ शिया शिगे ने गर्मी के मौसम में असामान्य रूप से शुष्क मौसम के बारे में सोचा, इसलिए उसने ऑनलाइन 1 दर्जन से अधिक मॉइस्चराइजर का ऑर्डर दिया और सीधे अपने विला का पता भर दिया। फिर शिया शिगे अपने परिवार के लिए सनस्क्रीन और त्वचा की देखभाल के उत्पाद खरीदने मॉल गई। बर्फीले तूफान और भीषण ठंड के दौरान रूखी त्वचा से आसानी से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, इसलिए त्वचा की देखभाल के उत्पाद बेहद जरूरी है। शिया शिगे लंबे समय से किसी मॉल में नहीं गई थी। उन्हें याद है कि जब गर्मी के आखिरी दिन शुरू हुए तो बहुत से लोग एयर कंडीशनिंग का आनंद लेने और गर्मी से राहत पाने के लिए मॉल में उमड़ पड़े थे। बाद में मॉल में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई और कीमतों में भारी उछाल आया। मॉल में तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी, जिसके चलते उसका संचालन करना असंभव हो गया और बड़ी संख्या में मॉल बंद करने पड़े। शिया शिगे ने कुछ किफायती दुकानों से सनस्क्रीन चुनी और अपने परिवार की त्वचा के प्रकार के अनुसार लोशन, एसेंस और क्रीम खरीदी, जिन पर एक्सपायरी डेट अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने 6 लोगों के परिवार के लिए 3 कोट सनस्क्रीन के बराबर सामान इकट्ठा किया, जिस पर उन्हें हजारों युआन खर्च करने पड़े। काउंटर पर मौजूद कई सेल्स गर्ल्स के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उन्होंने उसे ट्रायल पैक्स का एक गुच्छा दे दिया। शिया शिगे खुशी खुशी खरीदारी कर रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात मॉल में एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। छोटी बहन। परिचित स्वर, परिचित संबोधन। शिया शिगे शहर उठा और अपने दिल में दुर्भाग्य महसूस करने लगा। उसने अपना सिर उठाया और फिर से लू सिक्सुए ही थी। लू सिक्सुए के पीछे उसी उम्र की 2 लड़कियां चल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक पेपर बैग था जिस पर एक प्रसिद्ध ब्रांड का लोगो छपा हुआ था। सिक्सुए, क्या ये तुम्हारी बहन है? बोलने वाली लड़की की एक साधारण चोटी थी और चेहरा सुंदर था। शिया शिगे ने उसे लू सिक्सुए की छोटी शिष्या शी वेनहुई के रूप में पहचान लिया।
जिया परिवार एक धनी परिवार नहीं है। जिया वेनहुई के माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं। उन्होंने जिया वेनहुई को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने के लिए पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, जहां सहयोग से वह लू सिक्सुए की सहपाठी बन गई। जिया वेनहुई लू सिक्सुए को खुश करने में माहिर थी और लू सिक्सुए उसे पार्टियों में ले जाकर अपनी शान दिखाने में खुश रहती थी। इस तरह जिया वेनहुई का आन शहर के धनी वर्ग से भी संपर्क हो गया। सीजू, क्या यह तुम्हारी गांव से गोद ली हुई नाजायज बेटी है? एक दूसरी लड़की ने रूखेपन से पूछा। उसके लंबे लहराते बाल थे, उसने सीजन के सबसे नए म्यू रेडीमेड कपड़े पहने थे और हाथ में एक बड़ी रूबी की अंगूठी थी। वह बहुत उदार लग रही थी। जिया शिगे भी उसे जानती थी। हे परिवार की सबसे बड़ी बेटी हे किंग। निजी लड़की। शिया शिगे को याद है कि पिछले जन्म में जब वह लू परिवार में लौटी थी तो सोंग के पिता ने उससे और सोंग युहान से शादी करने का पुरजोर अनुरोध किया था। सोंग के पिता के अनुरोध पर लू परिवार ने एक बयान जारी कर स्वीकार किया कि वह उनकी जैविक बेटी है और लू सिक्सुए एक गोद ली हुई बेटी है जिसे गलती से उनसे अलग कर दिया गया था। चूंकि उसने इस जीवन में घर लौटने से इनकार कर दिया, इसलिए लू सिक्सुए के साथ उसका विवाह तय कर दिया गया और लू परिवार स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करना चाहता था कि लू सिक्सुए उनकी जैविक बेटी नहीं है। ऐसा लगता है कि बाहरी विवाद को देखते हुए लू परिवार ने यह कहना चुना कि वह वास्तव में एक रखेल थी और वे दोनों उनकी जैविक बेटियां थीं। शिया शिगे को लगा कि हे किंग को शुक्रगुजार होना चाहिए कि यह प्राकृतिक आपदा से पहले का समय था। अगर यह दुनिया के अंत के उस अराजक दौर में होता तो शिया शिगे निश्चित रूप से हे किंग को सीधे अपने अंतरिक्ष में मौजूद फीड मशीन में डाल देती। पिछले जन्म में हे किंग और लू सिक्सुए ने जिया शिगे को साथ में तैरने के लिए आमंत्रित किया था। स्विमिंग पूल में हे किंग ने जिया शिगे की लापरवाही का फायदा उठाते हुए अचानक उसका सिर पूल में धकेल दिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। सौभाग्य से जिया शिगे पानी से परिचित था और उसने खुद को छुड़ा लिया, अन्यथा परिणाम भयावह होते। उस समय शिया शिगे ने सीधे पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने के बाद लू सिक्सुए ने गवाही देने के लिए आगे आकर कहा कि हे किंग ने कुछ नहीं किया। स्विमिंग पूल के पास कोई निगरानी व्यवस्था नहीं थी और जिया शिगे कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, इसलिए मामला अनसुलझा रह गया। बाद में जब लू परिवार को इसके बारे में पता चला तो उन सभी ने लू सिक्सुए की बातों पर विश्वास किया और सोचा कि जिया शिगे जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही थी। लू सिवान ने जिया शिगे को हे किंग से माफी मांगने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी, लेकिन जिया शिगे ने कड़ा विरोध किया और अंत में हार मान ली। जू इलान रोई और शिकायत की कि जिया शिगे ने उसे निराश किया है और लूबो ने भी कहा कि उसे जू इलान को लू परिवार में वापस लाने का पछतावा है। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए जिया शिगे ने व्यंग्य करते हुए लू सिक्सुए से कहा, मैं एक रखेल हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी रिश्तेदार जू इलान से इतनी मिलती जुलती क्यों दिखती हूँ? क्या तुम मेरी असली माँ हो? तो फिर तुम किसी और से मिलती जुलती क्यों नहीं हो? लू सिक्सुए का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। हे किंग और शी वेनहुई भी स्तब्ध थे, मानो उन्हें अभी भी शिया शिगे के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया हो। यह देखकर लू सिक्सुए ने शिया शिगे से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और अपनी दो सहेलियों के साथ जल्दी से वहां से चली गई। इन तीनों लोगों की वजह से शिया शिगे का अच्छा मूड खराब हो गया और अब उसका खरीदारी करने का मन नहीं रहा। शिया शिगे सीधे एक खास ब्रांड के स्टोर में गई और 5 हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप और कई बड़ी क्षमता वाली सॉलिड स्टेट ड्राइव खरीदी ताकि कुछ टीवी सीरीज डाउनलोड कर सकें। देश के मजबूत बुनियादी ढांचे की बदौलत दुनिया के अंत से पहले के 2 वर्षों में इंटरनेट अपेक्षाकृत स्थिर रहा, जिसमें कुछ ही बार रुकावटें आईं, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया के अंत के बाद के चरणों में क्या होगा। जैसा कि उसने पहले कहा था, तैयार रहना बेहतर है। फिर उसने अलग अलग ब्रांड के 3 गेम कंसोल खरीदे ताकि पूरा परिवार एक साथ गेम खेल सके और इस सर्वनाशकारी दुनिया में आनंद ले सके। अंत में जिया शिगे ने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त मोबाइल फोन और टैबलेट खरीदे। मॉल से बाहर निकलने के बाद जिया शिगे के पास केवल 80,000 युआन से कुछ अधिक ही बचे थे। बाहर अंधेरा हो चुका था, इसलिए जिया शिगे ने टैक्सी लेकर घर का सफर तय किया। घर लौटने और रात का खाना खाने के बाद जिया शिगे ने उस दिन खरीदे गए सनस्क्रीन और त्वचा देखभाल उत्पादों को अपने परिवार में बांट दिया और उनसे झूठ बोला कि उस दिन मॉल में छूट थी और उसने पूरे परिवार के लिए 3 साल के लायक उत्पादों का स्टॉक कर लिया था। उसके चाचा और चाची ने उसे पैसे हस्तांतरित करने पर जोर दिया, लेकिन जिया शिगे ने किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दादी ने उत्सुकता से इन बोतलों और जारों को देखा और जिया हियन और दादी लियो ने उन्हें एक एक करके इनका उपयोग करना सिखाया। त्वचा की देखभाल के उत्पाद बांटने के बाद जिया शिगे फिर तहखाने में आ गया। तहखाने में 2 खाली कमरे बचे थे। जिया शिगे ने अपने सभी 9 फ्रीजर उनमें रख दिए और सारा मांस, जमे हुए उत्पाद और आइसक्रीम निकाल ली। उसने उन्हें 9 फ्रीजरों में करीने से भर दिया और उन्हें पूरी तरह से भर दिया। अगली सुबह नाश्ते के बाद मेरी चाची सुन युएगुई काम पर चली गई। शिया हुयिन ने शिया शिगे से कहा, इस घर का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। तुम्हारे चाचा और मैं इन दिनों खाली बैठे हैं और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमने आपस में बात करके नौकरी ढूंढने का फैसला किया है। अब घर में सिर्फ तुम्हारी चाची ही काम करती है और काम का बोझ बहुत ज्यादा है। शिया गोचेंग ने यह भी कहा, हाँ, यह दुख की बात है कि अभी मार्च ही है और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। बाद में शिया हुयिन की मदद करने के अलावा मेरे चाचा घरेलू उपकरण लगाने का काम भी करते हैं। जुलाई और अगस्त में जब गर्मी बढ़ती है और लोग फ्रिज और एयर कंडीशनर लगवाने के बारे में सोचते हैं तो उनका काम बढ़ जाता है। अब जब वसंत ऋतु शुरू हो चुकी है तो उन्हें काम मिलने की चिंता सता रही है, लेकिन अपनी पत्नी को हर दिन काम पर जाते और खुद घर पर खाली बैठे देखकर उसे असहज महसूस होता था। शिया हुयिन भी यही सोचती थी। वह एक ऐसी इंसान थी जो चैन से नहीं बैठ सकती थी। दशकों से वह पैसा कमाने और अपने परिवार को सुखमय जीवन देने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अब जब उसे खाली बैठने को कहा गया तो वह बेचैन हो गई और हमेशा महसूस करती थी कि उसका समय व्यर्थ जा रहा है। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और सलाह दी, माँ, चाचा जी, अभी कोई जल्दी नहीं है, अप्रैल तक इंतजार करते हैं। दोनों के चिंतित चेहरे देखकर शिया शिगे ने पहले उनके लिए नौकरी ढूंढने का फैसला किया। माँ, आज हमारे पिछवाड़े वाले तालाब में कुछ मछलियां और झींगे क्यों नहीं पालती? वह तालाब मूल रूप से दादी और उनके परिवार के लिए सब्जियां उगाने और उन्हें पानी देने के लिए आरक्षित था। मछलियां और झींगे पालने से हमें भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। चाचा जी, कृपया कुछ फलदार पेड़ के पौधे खरीदकर पिछवाड़े में लगा दीजिए। अच्छा होगा अगर पौधे इसी साल फल देने लगे ताकि हमें आगे फल खरीदने न पड़े। शिया हुयिन सचमुच उत्साहित हो गई और बोली, ठीक है, मैं अभी जाकर कुछ मछली और झींगा फ्राई खरीद लाती हूँ। शिया गोचेंग ने यह भी कहा, चलो कुछ फलों के पौधे खरीदते हैं। उन दोनों को खुशी खुशी बाहर जाने की तैयारी करते देख शिया शिगे ने सोचा कि वह केवल एक दिन के लिए ही देरी कर सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल को बवंडर आने वाला था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और चाचा काम की तलाश में बाहर जाएं। इतना ही नहीं, उसे अपनी चाची से छुट्टी लेने का उपाय ढूंढना पड़ा।
क्योंकि उसे याद नहीं था कि जिस कपड़े के कारखाने में उसकी चाची पहले काम करती थी वह तूफान प्रभावित क्षेत्र में था या नहीं। सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होगा कि उसकी चाची पहले से ही घर पर आराम कर लें। जब उसकी माँ और चाचा बाहर चले गए तो जिया शिगे मोहल्ले में घूमने लगी। उसने कुछ सजावट करने वालों को लकड़ी के तख्ते, कांच और अन्य सामान ऊपर ले जाते हुए देखा। ऐसा लगता है कि कई लोगों ने उनकी सलाह मानी है और अपनी खिड़कियों को बदलने और मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह समुदाय बड़ा है, लेकिन यहाँ रहने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है और सुबह की सैर करने वाले दादा दादी भी ज्यादा नजर नहीं आते। इससे पहले जब मैं स्कूल जिले के घर में रहता था तो समुदाय के सामने का खुला मैदान हर सुबह दादा दादी से भरा रहता था जो सुबह की कसरत करते थे। शिया शिगे विला क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और फिर व्यावसायिक क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ी। इस व्यावसायिक क्षेत्र में ज्यादा दुकानें नहीं हैं क्योंकि यहाँ आवागमन कम होता है। भूतल पर कुछ ही रेस्तरां और कपड़ों की दुकानें हैं और एक दवाखाना है जो फिलहाल बंद है। इसके अलावा यहाँ एक सुपरमार्केट, एक ताजा खाद्य पदार्थ की दुकान, एक नाई की दुकान, एक पालतू जानवरों की दुकान, एक जिम और एक ड्राई क्लीनर भी है। शिया शिगे सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर पहुंची और उसने एक बोर्ड देखा जिस पर जिंगजिंग सुपरमार्केट लिखा था। सुपरमार्केट के बाहर कांच पर दुकान बिक्री के लिए का बोर्ड देखकर जिया शिगे ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चली गई।